हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिवीजन लेक्चर नंबर 8 of the CA Inter Direct Tax Revision series, and the point of discussion today will be income under the head profit and gain from business or profession। तो इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीजीबीपी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इजी चैप्टर एंड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एज वेल एज आपके रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्स के पेपर के अंदर 15 to 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट वेटेज है। एंड आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी है। आपको केवल क्या करना है कि आपको ये हमारी कंसेप्ट रिविजनरी वीडियो पूरी देखनी है। 3-4 बार आप इस रिविजनरी वीडियो को देखिए, अपने कंसेप्ट को ब्रशअप करिए एंड उसके बाद आप सभी इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस आप एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए। तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा एंड आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही आपकी टिप्स पे हो जाएगा एंड आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से 15 to 20 मार्क्स अपने सेव कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल हमारी रिविजनरी वीडियो को देखना है एंड आपको क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है एंड यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स। सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म बिजनेस और प्रोफेशन, एंड फिर हम समझेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टर्म्स बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। यानी कि अगर आप कोई भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या कॉमर्स करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस। एंड ऑन द अदर हैंड प्रोफेशन क्या होता है? इट मींस एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग सम लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई भी ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो तो आपका बिजनेस है। एंड अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई ऑक्यूपेशन कर रहे हैं जिसके अंदर आपका कुछ लेवल ऑफ स्किल्स, कुछ लेवल ऑफ नॉलेज आपकी लगती है, तो हम उसे बोलते हैं प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई बिजनेस, आप कोई काम करते हैं जिसके अंदर आप कोई गुड्स परचेस करते हैं एंड गुड्स सेल कर देते हैं, तो आप यहाँ पर कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो इसे हम बोलते हैं बिजनेस। बट जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपनी एक सर्विस देते हैं, वो ऑक्यूपेशन कहते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनको एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स लगती है, मतलब उन्हें पूरी नॉलेज लगती है, जिसके लिए आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं सीए का कोर्स। तो जब हमें ये सारी नॉलेज होगी उसके बाद हम अपनी सर्विस रेंडर कर पाते हैं। तो सीए की सर्विसेज को हम बोलते हैं प्रोफेशन, लाइक सीए, सीएस, डॉक्टर, ये जो भी अपनी सर्विस दे रहे हैं जिसके अंदर कुछ लेवल ऑफ नॉलेज या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, तो वो सब होता है हमारा प्रोफेशन। ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट? तो प्रॉफिट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। जो कैपिटल रिसिप्ट होती है तो वो जनरली हमारे प्रॉफिट का पार्ट नहीं होती एंड वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। वॉलंटरी रिसिप्ट, वॉलंटरी रिसिप्ट कहने का मतलब क्या है कि जो पेई है उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी आपको वो पेमेंट करने की, बट स्टिल वो आपको पेमेंट करता है। लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड उन्होंने अपनी कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली एंड उस वीडियो से, मतलब कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली एंड उस वीडियो से किसी को कोई बेनिफिट हुआ। अब जैसे बेनिफिट हुआ तो जिसने वो व्यूअर था वीडियो का, उसे आइडली कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उन्हें कि उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो कुछ पे करे, बट स्टिल अगर व्यूअर का मन करता है कि वो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे कर देते हैं अपने बेनिफिट की वजह से, तो जो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो भी पेमेंट मिली तो वो वॉलंटरी पेमेंट है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ने नहीं बोला था कि उसे पेमेंट चाहिए या कुछ भी। तो अब लेकिन जो पेमेंट मिल गई तो वो भी हमारे प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ द गेन्स ऑफ ट्रेड इज इमटेरियल। तो यहाँ पे कि आप वो जो गेन्स हैं आप उन्हें अप्लाई कहाँ पे करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉफिट एंड गेन हुआ एंड आपने वो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट कर दिया या कहीं आपने उसे यूज कर लिया फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसे डोनेशन कर दिया तो अब वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो तो आपका प्रॉफिट हो गया। अब उसका यूसेज आप किस तरीके से करते हैं, एप्लीकेशन किस टाइप से करते हैं, वो इमटेरियल है। लीगलिटी ऑफ इनकम, तो इनकम टैक्स बड़ा ही क्लियर है कि आपकी इनकम लीगल है या इलीगल है, सब पे टैक्स तो आपको लगेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर एनी इनकम इज लीगल और इलीगल। इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेस, तो अगर मान लीजिए मेरे 3 या 4 बिजनेस हैं तो मुझे सभी बिजनेस की इनकम अपनी सेपरेटली कंप्यूट करनी होती है, बट वो टैक्स सभी पीजीबीपी हेड के अंदर ही होती है। तो हमें सभी बिजनेस की इनकम सेपरेटली कंप्यूट कर टैक्स वो सारी एग्रीगेट करके पीजीबीपी के अंदर होती है हमारी। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, तो कंप्यूटेशन करने के लिए हमें जितने भी हमारी पहले बिजनेस की इनकम है वो हमें लिख लेनी है, हमारे जितने भी बिजनेस के एक्सपेंडिचर और लॉसेज है वो हमें सारे नोट डाउन कर लेने हैं एंड इसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो हमारा आएगा प्रॉफिट और लॉस एज द केस में भी। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये हमें बताता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो इसके अंदर लिखा है कि इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस दो टाइप की इनकम को असेसी किसी भी बेसिस पे टैक्स कर सकता है, इधर ऑन द कैश बेसिस और ऑन मर्केंटाइल बेसिस,
जो भी वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रेगुलरली एम्प्लॉयड करता हो। तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी अलग से नहीं बताया गया कि ये कैश बेसिस पे टैक्स होंगे या मर्केंटाइल बेसिस पे टैक्स होंगे। लाइक सैलरी के अंदर बताया गया है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, बट यहाँ पर जो पीजीबीपी की इनकम है एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो आपकी मर्केंटाइल बेसिस पे भी टैक्स हो सकती है, कैश बेसिस पे भी टैक्स हो सकती है, जैसा भी आप अपनी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर यूज करते हैं जो भी आप बेसिस। बट सेक्शन 145 बी बताता है कुछ एक्सेप्शंस के बारे में कि जो मान लीजिए अगर आपको कोई कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपका टैक्स होगा ओनली इन द ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। और अगर आपकी कोई इनकम होती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी और ग्रांट और कैश इंसेंटिव और ड्यूटी ड्रॉबैक और वेवर और कंसेशन और रिइंबर्समेंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया, कोई सब्सिडी मिल गई, कोई ग्रांट मिल गई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो आपकी कब टैक्स होगी? वो आपकी टैक्स होगी इन द ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, deemed to be the income of the previous year in which it is received। तो ये दोनों आपके रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स होंगी। बाकी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के लिए मर्केंटाइल और कैश बेसिस कोई भी बेसिस आप यूज कर सकते हैं। अब ये 145(2) के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आईसीडीएस इनकम कंपटीशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड को नोटिफाई कर सकते हैं। तो इसी के तहत यहाँ पर 10 आईसीडीएस को नोटिफाई करा गया है। अब ये आईसीडीएस आपको अभी इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं पढ़ने, ये सीए फाइनल लेवल पे डिस्कस करे जाते हैं। तो बट आप केवल एक बार इनके सभी के नाम एक बार आप याद कर लेना। तो आईसीडीएस 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताता है। अगर हम इसे थोड़ा याद करने की कोशिश करें तो हम इस टाइप से याद कर सकते हैं कि पहले हमने कोई पॉलिसीज बनाई, फिर उन पॉलिसीज के परसुएंट हमने कुछ इन्वेंट्रीज परचेज करी, तो आईसीडीएस 2 हो गया हमारा इन्वेंट्रीज का। आईसीडीएस 3 फिर हमने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमने परफॉर्म करा, तो फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया आईसीडीएस 3। आईसीडीएस 4 जब हमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा उसके बाद हमें रेवेन्यू मिला तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आईसीडीएस 5 रेवेन्यू मिलने के बाद हमने कुछ फिक्स एसेट्स वगैरह खरीदी। आईसीडीएस 6 आपका फॉरेक्स पे बात करता है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आईसीडीएस 7 गवर्नमेंट ग्रांट, जब आपका सब कुछ बिजनेस वगैरह चल रहा था तो आपको गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट दे दिया। अब जब आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिला तो आपने कोई सिक्योरिटीज वगैरह इशू करनी थी तो आपको उसके लिए आईसीडीएस 8 पढ़ना है। आईसीडीएस 9 अब आपने सिक्योरिटीज इशू करनी थी तो उसके लिए आपने कहीं से कोई बोरिंग वगैरह ली तो वो बोरिंग कॉस्ट। एंड आईसीएस 10 आपका प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स। तो ये ऐसे करके आपके 10 आईसीडीएस हैं, तो आप केवल इनके अभी नाम पढ़ने हैं, आपको इनके डिटेल फाइनल लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। अब यहाँ पे हमारा यहाँ से मेन चैप्टर चालू होता है पीजीबीपी का। तो फर्स्ट सेक्शन पीजीबीपी का होता है सेक्शन नंबर 28 विच इज चार्जेबल सेक्शन। तो कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी के अंदर टैक्स होगी, तो सेक्शन 28 हमें ये बताता है। तो इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, कोई भी इनकम अक्सर से कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, एंड ड्यूरिंग द ईयर होने वाली उससे जितनी भी इनकम है वो आपकी अंडर द हेड पीजीबीपी टैक्सेबल होगी। एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंपल वर्ड में मैं आपको बताता हूँ कि आपका कोई भी टर्म्स कोई टर्मिनेट होते हैं या मॉडिफाई होते हैं, तो टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और एग्रीमेंट, तो उस पर मिलने वाला जो भी कंपनसेशन होता है, अगर वो आपका एग्रीमेंट रिलेटेड टू बिजनेस था तो वो आपकी जो भी कंपनसेशन आपको मिलेगा उसके मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन पे, तो वो आपका पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। अब उसके लिए यहाँ पे इन्होंने 4 अलग अलग लिम्स बना कर दिया है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि मैनेज करता है होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी इन द इंडिया, ठीक है, तो या तो कोई इंडियन कंपनी या कोई भी कंपनी जो कि इंडिया के अंदर है उसके अफेयर्स को वो मैनेज करता है और उसकी सर्विस के अंदर कोई टर्मिनेशन हो जाता है या उसकी सर्विस के अरेंजमेंट एग्रीमेंट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो उसे जो भी कंपनसेशन मिलेगा दैट इज टैक्सेबल एज इनकम अंडर द एक्ट पीजीबीपी। अगर कोई पर्सन है जो कोई एजेंसी होल्ड करता है एंड उसकी एजेंसी एग्रीमेंट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन हो जाते हैं तो उसके बदले उसे जो भी कंपनसेशन मिलेगा दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। अगर कोई पर्सन है जो कि मैनेजमेंट करता है ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न्स एंड उसे गवर्नमेंट कंसर्न्स के रिगार्डिंग कोई भी मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन पे कोई भी कंपनसेशन मिलता है तो वो भी हमारा टैक्सेबल होता है अंडर द एक्ट पीजीबीपी। और एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड or in connection with the termination or modification of the terms and condition of any contract relating to his business, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन पे आपको कोई भी कंपनसेशन मिलता है, किसी भी पर्सन को मिलता है, तो वो अंडर द हेड पीजीबीपी टैक्सेबल होता है। थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम सर्विस परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर बाय ट्रेड प्रोफेशनल और बिजनेस, अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड प्रोफेशनल या बिजनेस अपने मेंबर्स के लिए कोई सर्विस देता है, अपने मेंबर्स को कोई स्पेसिफिक सर्विस देता है, तो उससे होने वाली जो भी इनकम है वो भी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। इंसेंटिव्स रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एसएससी कैरिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस, अब एक्सपोर्ट बिजनेस अगर मान लीजिए कोई एसएससी एक्सपोर्ट बिजनेस करता है और उसे एक्सपोर्ट बिजनेस के दौरान कोई इंसेंटिव्स मिल जाते हैं तो वो भी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी होंगे। तो किस किस टाइप के इंसेंटिव्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस,
कि अगर आपको कोई इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला एंड आपने उसको सेल कर दिया इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को, तो ये आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। आपको कोई कैश असिस्टेंस मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है तो वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। आपको ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट मिलते हैं कि आप ड्यूटी फ्री कोई भी मतलब अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, तो अगर आप वो सर्टिफिकेट को सेल कर देते हैं तो उससे होने वाली जो भी इनकम होगी वो भी आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट, अगर आपको ड्यूरिंग योर बिजनेस और प्रोफेशन कोई भी टाइप के परक्विजिट मिल जाता है या कोई भी गिफ्ट वगैरह मिल जाता है आपके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड, तो वो सब भी आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर को जो कुछ भी रिम्यूनरेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस और एनी अदर रिम्यूनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, अगर जो कुछ भी मिलता है तो उस पार्टनर के लिए वो टैक्सेबल होगा एज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, तो एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन, तो वो टैक्सेबल होगा एज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। बट however where any interest, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called or any part thereof has not been allowed to be deducted under section 40B, तो यहाँ पे सेक्शन 40B बताता है कि पार्टनरशिप फर्म के केसेस के अंदर कौन कौन से एंड कितने एक्सटेंट तक के आपके एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं, मतलब डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर आपका ऐसा है जो 40B के अंदर अलाउ नहीं होता तो वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई एक्सपेंडिचर पार्टनरशिप फर्म को अलाउ हो गया तो फिर वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है। बट अगर कोई एक्सपेंडिचर पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो गया, तो वो दोबारा से हम पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं कर सकते, नहीं तो वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है जैसे 40B के अंदर लिखा है कि अगर आप कोई भी इंटरेस्ट देते हैं इन एक्सेस ऑफ 12%, तो वो 12% से ज्यादा का जो भी इंटरेस्ट है वो पार्टनरशिप फर्म को एज अ एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। तो अब इस केस में जो 12% से ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 20% के रेट से इंटरेस्ट मिलता है, तो 12% तक तो वो पार्टनरशिप फर्म को एज अ एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता है डिडक्शन, तो उतना यहाँ पे पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा 12% तक। बट 12% के अबव जो 8% है तो वो पार्टनरशिप फर्म को एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता, तो वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो गया, इसलिए वो दोबारा पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट, अगर मान लीजिए आपको कोई भी पैसा या कोई भी कैश काइंड कुछ भी मिलता है फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस, यानी कि नॉन कॉम्पीट फी, कि आप बिजनेस ना करने के लिए आपको कोई पैसा मिल रहा है, कि आपको मतलब नॉन कॉम्पीट फी दी गई कि आप ये सेम तरीके का बिजनेस नहीं करेंगे, तो उसके लिए जो भी आपको पैसा मिला वो भी आपका पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट, अगर आपको पेमेंट करी गई कि आप जो भी आपके पास ये ट्रेड मतलब लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब कुछ है, नो हाउ जितना भी ये आप शेयर नहीं करेंगे किसी से, मतलब नॉन शेयरिंग के लिए आपको अगर कोई फी दी गई तो वो भी आपके पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। एग्रीमेंट करने का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, फॉर्मल और इन राइटिंग वो एग्रीमेंट होता है। और वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग, मतलब वो लीगल प्रोसीडिंग में उसे करने की इंटेंशन था या नहीं था, अगर उससे कोई भी आपका अरेंजमेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है तो हम उसे एग्रीमेंट को लेंगे। एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी पे अगर कोई भी सम इंक्लूडिंग बोनस अगर एम्प्लॉयर को मिलता है, यानी कि जो जिसका बिजनेस है उसे मिलता है, तो वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी, एंड अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, किसी थर्ड पर्सन को मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सेकंड, 9th, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन ट्रीटमेंट एज कैपिटल एसेट। अब आपकी मान लीजिए कोई एसेट है एंड आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं, आपकी कोई बिजनेस की एसेट थी एंड आप उसे कैपिटल एसेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिस दिन आप उसे कन्वर्ट करेंगे एज कैपिटल एसेट तो उस दिन जो भी आपकी एफएमवी होगी वो आपकी बिजनेस की इनकम बन जाएगी, तो वो भी आपका अंडर द हेड पीजीबीपी टैक्सेबल होगा। सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट रेफर टू इन सेक्शन 35AD। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि सेक्शन 35AD के अंदर हमें कुछ बिजनेस होते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस, कि अगर आप उनके रिलेटेड कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उस पर आपको 100% की डिडक्शन मिल जाती है जिस ईयर में आप एक्सपेंडिचर करते हैं एक्चुअली। तो अब अगर आपकी कोई एसेट है 35AD की जिस पे आपने डिडक्शन ले ली थी एंड फ्यूचर में आप उसे डिमोलिश कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो उससे होने वाली जो भी इनकम होगी तो वो आपके अंडर द हेड पीजीबीपी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, कोई भी बिजनेस जिसके अंदर कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा सेटल होगा अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, यानी कि मान लीजिए हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपसे कोई गुड परचेज करूंगा, बट वो मैं आपसे एक्चुअली परचेज नहीं करता, आप वो मेरे को एक्चुअली सेल नहीं करते, हम केवल एक दिन पर डिसाइड कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पे मैं आपसे वो 100 रुपए का खरीदूंगा
एंड फिर उस दिन पे जो भी उसका रेट चल रहा होता है, मान लीजिए वो 150 रुपये का चल रहा होता है, तो आप मेरे को 150 के हिसाब से 50 रुपये आप मेरे को दे देते हैं, और अगर वो 90 का चल रहा होता है तो 10 रुपये मैं आपको दे देता हूँ। तो इस टाइप से अदरवाइज देन बाय वे ऑफ डिलीवरी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेटल होता है तो हम उसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस। वेयर एनी पार्ट ऑफ, अब यहाँ पे ये हमने प्रोविजन अपने जिस टाइम पे हम सर्टिफाइड एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, हमने उस टाइम पे ही पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका बिजनेस है परचेज और सेल करना ऑफ द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी, तो जितना उसका ये वाला पार्ट है, मतलब परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी, उतने पार्ट को हम बोलते हैं कि वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है और पर्टिकुलर कंपनी के लिए। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किस कंपनी के लिए ये जो सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन है ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, ये भी स्पेक्युलेटिव नहीं मान जाएगा। तो एनी कंपनी whose gross total income consists of mainly income chargeable under the head interest on securities, income from house property, income from other sources और capital gain। अगर कोई कंपनी है जिसकी ग्रोस टोटल इनकम के अंदर ये 4 टाइप की इनकम आती है मेनली, तो उसको अगर वो दूसरी किसी कंपनी के शेयर्स को सेल और परचेज भी करती है तो उस ट्रांजेक्शन को स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा। और अगर कोई कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है ऑफ द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, उसका प्रिंसिपल बिजनेस ही शेयर्स के अंदर ट्रेड करने का है, या उसका प्रिंसिपल बिजनेस है बैंकिंग का, या उसका प्रिंसिपल बिजनेस है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, तो इस केस में जो भी अगर वो सेल एंड परचेज करता है शेयर्स का ऑफ द अदर कंपनीज, तो उस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे, हम उसे यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस का ही पार्ट मानेंगे। ट्रांजेक्शंस नॉट डीम्ड टू बी स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसी होती हैं जो आपको देखने में लगेंगी कि ये स्पेक्युलेटिव नेचर की है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो रहा है वो सेटल हो रहा है बाय द वे अदर देन एक्चुअल डिलीवरी, बट वो एक्चुअली यहाँ पे स्पेक्युलेटिव नहीं होता, वो आपका नॉर्मल बिजनेस ही माना जाता है। तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है? तो अगर आप कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कि आपको कोई रॉ मटेरियल मान लीजिए फ्यूचर में खरीदना है, तो आप उसके लिए आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई ये रॉ मटेरियल खरीदने के इतने रुपए में हम खरीदेंगे, तो आपने उसे हैज कर लिया। तो जो आपका हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए आपको कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं होगी, बट हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट को तब भी हम यहाँ पे स्पेक्युलेटिव नहीं बोलेंगे। अब हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स, तो सेम, अगर स्टॉक एंड शेयर के लिए आप हेजिंग कर रहे हैं तो वो भी आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं है। अगर आप कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कि आपने आर्बिट्रेज करने के लिए आप पहले ही आज डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये चीज इतने रुपए पे खरीदेंगे या बेचेंगे, तो वो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो भी स्पेक्युलेटिव नहीं होता। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, डेरिवेटिव्स के होते हैं लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन, कि आपका मान लीजिए आपने कोई शेयर का फ्यूचर खरीदा कि हम कोई रिलायंस कंपनी का शेयर है एंड मैं उसे इस पर्टिकुलर डेट पे इतने रुपए का खरीद लूंगा, इतने रुपए का बेच दूंगा, तो ये आपने एक डेरिवेटिव के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करा, तो वो एक्चुअली उस डेट पे खरीदा बेचा नहीं जाता। मान लीजिए आपने आज वो कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं इसे 2500 रुपए में बेच दूंगा, तो उसके लिए आपने 100 रुपए का प्रीमियम दिया, एंड अब मान लीजिए उस पर्टिकुलर डेट पे वो 2600 रुपए का हो रहा था, तो वो प्रीमियम आपको 100 की जगह 150 रुपए या 200 रुपए, ऐसा केस में भी जो भी मार्केट फैक्टर्स के हिसाब से वो चलता है, तो उतने में आपको वो सेटल हो जाएगा। आपको एक्चुअल उसकी कोई डिलीवरी नहीं होती, तो केवल प्रीमियम पे आप इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करते हैं, तो वो डेरिवेटिव्स है, वो उसकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, स्टिल वो हमारा स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो होती है वो हमारा नॉर्मल बिजनेस ही होता है। यहाँ पे एलिजिबल ट्रांजेक्शन कहने का मतलब क्या है? एनी ट्रांजेक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होनी चाहिए, एंड विच इज सपोर्टेड बाय अ टाइम स्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट नोट इशूड बाय द स्टॉक ब्रोकर, तो उसके लिए आपको टाइम स्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका मिलना होना चाहिए जो कि स्टॉक ब्रोकर ने इशू करा हो। ठीक है जी। एंड अगर सेम जैसे हमने अभी पढ़ा डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स हमने शेयर्स का ऑप्शन लिया था। अब मान लीजिए आप कोई कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं लाइक क्रूड ऑयल और सिल्वर, या कोई भी इस टाइप की कोई कमोडिटी के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं, तो वो भी आपकी कमोडिटी डेरिवेटिव में जो ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी आपका नॉर्मल बिजनेस ही माना जाएगा, वो भी आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपने उसके ऊपर सीटीटी पे करा होना चाहिए, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने उस ट्रांजैक्शन के लिए पे करा हो। बट यहाँ पे फिर उसकी एक एक्सेप्शन है कि रिक्वायरमेंट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स, कि अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं तो उसके ऊपर अगर आपने सीटीटी पे नहीं भी करा तब भी वो आपका नॉर्मल बिजनेस ही माना जाएगा, ये आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा। एंड यहाँ पे भी एलिजिबल ट्रांजेक्शन करने का मतलब वही है कि कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली एंड विच इज सपोर्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट नोट, टाइम स्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब सेक्शन नंबर 29 हमें बताता है कि हमें पीजीबीपी की इनकम किस टाइप से कंप्यूट करनी है। तो सेक्शन 29 हमें बताता है कि फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट पीजीबीपी वी हैव टू फॉलो सेक्शन नंबर 30 to 43D। The profit and gain of any business or profession are to be computed in accordance with the provision contained in section 30 to 43D। तो हमें 30 to 43D फॉलो करना है पीजीबीपी कंप्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन 29 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारा चालू होता है एडमिसिबल डिडक्शंस। अब ये हमें पढ़ना है कि हमें प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन निकालते टाइम पे हमें कौन कौन सी डिडक्शन एडमिसिबल होती है, मतलब हम कौन कौन सी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग अवर पीजीबीपी इनकम। तो सेक्शन नंबर 30 बताता है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग।
अब अगर मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग, मतलब आप बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर वगैरह के एक्सपेंसेस होंगे, वो सभी आपके एडमिसिबल एक्सपेंस हैं एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30। तो इसके लिए यहाँ पे वेयर द प्रीमाइज आर ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी टेनेंट, अगर जो आप बिल्डिंग है जिसके अंदर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एसएससी एज अ टेनेंट उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, यानी कि वो किराए पे ले रही है, तो उस केस में तो जो आप रेंट पे करेंगे एक्चुअली, तो वो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है एंड वो आपका एडमिसिबल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, आप रेंट की डिडक्शन ले सकते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द एक्ट पीजीबीपी। बट अगर मान लीजिए एसएससी कोई ऐसी बिल्डिंग के अंदर बिजनेस करता है जो एसएससी खुद की बिजनेस है, तो जब वो खुद की बिजनेस है तो उसे कोई रेंट वगैरह तो पे करना नहीं होगा, तो इसलिए नोशनल रेंट यहाँ पे एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है। तो जो आपने, अगर आप टेनेंट की तरह यूज करते हैं आपने एक्चुअली कोई रेंट पे करा, तो वो आपका एडमिसिबल डिडक्शन है। बट अगर आपने अपनी खुद की बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं, खुद की बिल्डिंग से बिजनेस प्रोफेशन करते हैं, तो उसके लिए जो नोशनल रेंट होता है वो आपका एडमिसिबल डिडक्शन नहीं है। बट अगर मान लीजिए कोई एक पार्टनरशिप फर्म है एंड उसमें से पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर की बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं एंड पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को रेंट दे रहे हैं उस बिल्डिंग के लिए, तो वो रेंट जितना, मतलब एक रीजनेबल लिमिट तक, अगर हम रीजनेबल लिमिट तक का रेंट दे रहे हैं तो हमारा एडमिसिबल डिडक्शन होगा। रिपेयर्स ऑफ द प्रीमाइसेस, अगर मान लीजिए एसएससी कोई खर्चे करता है फॉर द रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग, तो वो रिपेयर अगर आपके रिवेन्यू नेचर के हैं, तो उससे रिलेटेड सभी एक्सपेंस, चाहे वो एसएससी की खुद की बिल्डिंग है, चाहे वो किराए की बिल्डिंग है, तो किसी भी टाइप की बिल्डिंग है, तो उससे रिलेटेड आपको खर्चे अलाउ हो जाएंगे रिपेयर पे, बट केवल रिवेन्यू रिपेयर। कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड करंट रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर, अगर आप कोई कैपिटल नेचर के रिपेयर करते हैं, कैपिटल नेचर के रिपेयर करने का मतलब कैपिटल नेचर के कोई खर्चे करते हैं, लाइक आपने अपनी बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर बना दिया, तो वो जो एक और फ्लोर बना दिया तो वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर वो आपकी खुद की बिल्डिंग है तो वो आपकी एसेट का पार्ट बनी जाएगी एंड आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए वो आपकी किराए की बिल्डिंग है, आपने वो एज अ टेनेंट ऑक्यूपाई करी हुई है, तब भी यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है एंड वो एक्सप्लेनेशन बताता है कि अगर कोई एसएससी जिसने किराए पे बिल्डिंग ले रखी है एंड उसके अंदर कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करता है, तो जितना वो, मान लीजिए आपने एक फ्लोर और बना दिया बिल्डिंग के ऊपर, तो जो वो फ्लोर है तो उस फ्लोर को इस टाइप से माना जाएगा कि वो आपका ही फ्लोर है एंड उस पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। ठीक है। अदर एक्सपेंसेस, अगर आप कोई भी रेंट, रेट, टैक्सेस वगैरह टाइप के कोई भी एक्सपेंसेस देते हैं इन रिलेशन टू द बिल्डिंग जहां से आप बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, तो वो सब आपके एडमिसिबल डिडक्शंस हैं एंड आप उसे अपने एक्सपेंडिचर के अंदर क्लेम कर सकते हैं। प्रीमाइस यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस, अगर मान लीजिए आपका कोई एक प्रीमाइस है जिसके अंदर आप बिजनेस करते हैं एंड आप उसे पार्टली यूज करते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए एंड पार्टली यूज करते हैं उसे बिजनेस पर्पस के लिए, तो इस केस में आपको जो डिडक्शन मिलेगी एडमिसिबल डिडक्शन, वो आपकी होगी प्रोपोर्शनेट अमाउंट की। लेट सपोज कि आपका यहाँ पे एक प्रीमाइसिस है 1000 स्क्वायर फीट का एंड आप इसमें से 300 स्क्वायर फीट तो यूज करते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए और आप 700 स्क्वायर फीट यूज करते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए एंड आप इसका टोटल रेंट देते हैं 1 लाख रुपीज। तो इस केस में आपको 700 स्क्वायर यानी 70% तो आपको एडमिसिबल डिडक्शन है, बट 30% आपकी नॉन एडमिसिबल डिडक्शन है। ठीक है। तो ये आपका प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस एट्रिब्यूटेबल टू दैट पार्ट ऑफ द प्रीमाइस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ओके। नाउ सेक्शन नंबर 31 which talks about repair and insurance of the machinery, plant and furniture। अब अगर आप कोई मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर को आप रेंट पे लेते हैं या आपकी खुद की मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर है, तो उस पर जो भी आप रेंट पे कर रहे हैं, अगर वो आपकी रेंटेड प्लांट मशीनरी है, तो उस पर जो आप रेंट पे कर रहे हैं तो वो भी आपका अलाउेबल डिडक्शन है एज पर सेक्शन 31। सेक्शन नंबर 31 आपको रेंट के बारे में नहीं बताता, ये केवल बताता है रिपेयर एंड इंश्योरेंस के बारे में। बट अगर आप रेंट भी पे कर रहे हैं तो वो आपका 37 के अकॉर्डिंगली अलाउेबल एक्सपेंडिचर है एंड जो भी आप रिपेयर और मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के जो चार्जेस पे कर रहे हैं, चाहे वो आपकी प्लांट मशीनरी फर्नीचर है, चाहे वो आपका रेंटेड प्लांट मशीनरी फर्नीचर है, तो दोनों ही केस में आप जो भी एक्सपेंसेस पे करेंगे रिपेयर के और इंश्योरेंस वगैरह के, तो वो सभी आपके अलाउेबल डिडक्शंस हैं। बट यहाँ पे कंडीशन है कि यूसेज ऑफ द एसेट, तो आपकी जो वो प्लांट मशीनरी फर्नीचर है वो आपने बिजनेस के लिए यूज करी होनी चाहिए एंड यहाँ पे यूज करने का मतलब है एक्टिव यूज एज वेल एज पैसिव यूज। एक्टिव यूज मतलब कि आपकी कोई मशीन है एंड आप उसे यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट फॉर सेल इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो वो तो हो गया आपका एक्टिव यूज। पैसिव यूज करने का मतलब आपने कोई प्लांट मशीनरी फर्नीचर लेकर रखा है बट वो रेडी टू यूज है, बट वो आपका ड्यूरिंग द ईयर यूज नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई फायर एक्सटिंग्विशर है, तो वो आपने अपनी फैक्ट्री प्रीमाइस के अंदर इंस्टॉल करा हुआ है एंड वो आपका रेडी टू यूज है कि अगर आग लगेगी तो आप उसे यूज कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द ईयर आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर आग नहीं लगी, तो अब यहाँ पे वो यूज एक्चुअली नहीं हुआ, पुट यूज नहीं हुआ, बट स्टिल इट्स रेडी फॉर यूज। तो हम यहाँ पे इस पे भी जो भी आपके रिपेयर, मेंटेनेंस या इंश्योरेंस के खर्चे हैं, तो वो भी आपके अलाउेबल डिडक्शंस हैं। ठीक है। यूसेज ऑफ एसेट,
रिपेयर एक्सक्लूड रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। रिपेयर कहने का मतलब है कि केवल अगर आप कोई रिनोवेशन या कोई रिन्यूएबल के ऊपर अगर कोई खर्चा करते हैं, मतलब आपके रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। अगर आप कोई रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर करते हैं आप, अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर के ऊपर, तो वो आपका एक्सपेंडिचर अलाउेबल नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए क्या कंडीशन है कि इंश्योरेंस जो आपने लिया होना चाहिए मस्ट बी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज, कि आपने डैमेज को, मतलब उसके डैमेज के रिस्क से बचने के लिए आपने इंश्योरेंस लिया। आपने जो एसेट पे इंश्योरेंस लिया वो एसेट आप यूज कर रहे हैं फॉर योर बिजनेस, एंड आपने इंश्योरेंस प्रीमियम एक्चुअली पे करा होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। ओनली इन दैट सर्कमस्टांसेस आप इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। करंट रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड। अगर आपके कोई भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं तो वो आपके अलाउेबल एक्सपेंडिचर्स नहीं है, वो आपको अलाउ नहीं होंगे अंडर सेक्शन 31। So now we will discuss about the section number 32, depreciation. तो सेक्शन 32 बताता है कि डेप्रिसिएशन, चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ मैंडेटरी वन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है, चाहे वो एसएससी ने क्लेम करा हो या नहीं करा हो, डेप्रिसिएशन डिडक्ट होगा, ये मैंडेटरी है। अब कौन कौन सी कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी होती है डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए? तो हमारी जो एसेट है वो डेप्रिशिएबल एसेट होनी चाहिए। डेप्रिशिएबल एसेट करने का मतलब वो इन 4 क्लास में से किसी एक क्लास की एसेट होनी चाहिए। कौन कौन सी 4 क्लासेस है हमारे पास? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और इंटेंजिबल। या ठीक है, हमारी एसेट या तो बिल्डिंग होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, फर्नीचर होनी चाहिए, इंटेंजिबल एसेट होनी चाहिए। अब इंटेंजिबल एसेट करने का मतलब क्या क्या? नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी फी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ द सिमिलर नेचर। तो ये सब कुछ हमारी इंटेंजिबल एसेट का पार्ट होती है। बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन वो इंटेंजिबल एसेट होती है, बट वो डेप्रिशिएबल नहीं होती। तो इसलिए हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, मतलब डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन नहीं आती। नो डेप्रिशिएशन इज अलाउएबल ऑन द कॉस्ट ऑफ द लैंड। अब आपकी मान लीजिए यहाँ पे कोई लैंड है एंड लैंड के ऊपर आपकी एक बिल्डिंग खड़ी है, तो अब जो डेप्रिशिएशन मिलेगा वो केवल आपको बिल्डिंग के ऊपर मिलेगा, लैंड के ऊपर आपको डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। द टर्म प्लांट एज डिफाइंड इन सेक्शन 43(3) इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? शिप्स, बुक्स, व्हीकल्स, साइंटिफिक apparatus एंड सर्जिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बट इट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस और लाइव स्टॉक। ठीक है, तो प्लांट के अंदर बुक्स, व्हीकल्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स ये सब आते हैं, बट टी बुशेस और लाइव स्टॉक्स नहीं आते। एंड प्लांट के अंदर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को भी इंक्लूड नहीं करा जाता। Asset should be actually used by the assessee for the purpose of his business during the previous year। तो अब जो एसेट है जिसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है वो असेसी ने ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअली यूज करा होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, मस्ट बी पुट टू यूज। अब यहाँ पर अगर एसेट हमारी यूज होती है फॉर लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल में हमने एसेट को एक्वायर करा उस साल में अगर हमारी एसेट पुट टू यूज नहीं होती एट ऑल, तो हमें कोई डेप्रिसिएशन उस साल में मिलेगा ही नहीं। बट अगर मान लीजिए जिस साल में हमने एसेट को एक्वायर करा उस साल में वो हमारी पुट टू यूज होती है फॉर लेस देन 180 डेज। ठीक है, अगर वो 180 डेज से कम के लिए यूज होती है तो उस पर हमें हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो भी रेट हमें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताए गए हैं कि किस किस रेट पे हमें डेप्रिसिएशन मिलता है इन रेस्पेक्ट ऑफ द एसेट्स, तो उसका हाफ, यानी कि मान लीजिए अगर 10% पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है तो अगर 180 डेज से कम यूज करी गई है तो आपको 5% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। बट ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये केवल और केवल है फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, कि मान लीजिए आपने अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर एसेट को एक्वायर करा, आपने इस साल के अंदर एसेट को पुट टू यूज करा ही नहीं तो आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपने इसे पुट टू यूज करा फॉर लेस देन 180 डेज तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 0.5%, मतलब कि आपको जितना भी डेप्रिसिएशन मिलना था उसका हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। बट आपने एक्वायर करा 22-23 के अंदर एंड आपने पुट टू यूज करा 23-24 के अंदर, इवन फॉर लेस देन 180 डेज, तब भी आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि 10% या 15% एज द केस में भी, तो आपको फुल रेट पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउएबल टू द ऑनर। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो केवल ऑनर को मिलता है, यानी कि अगर मान लीजिए आपने अपनी कोई एसेट लीज पे दे दी तो अब यहाँ पे आप लेसर है एंड आपने लीज पे दे दी लेसी को, अब यूज तो उसे लेसी कर रहा है, बट ये जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो लेसर को ही मिलेगा, लेसी को नहीं मिलेगा। यूज इंक्लूड्स पैसिव यूज इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो कुछ सर्कमस्टांसेस में हम यहाँ पे पैसिव यूज को भी एक्चुअली यूज बोल देंगे। लाइक अगर कोई एसेट आपकी रेडी टू पुट टू यूज है, रेडी टू यूज करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने अपनी एक फैक्ट्री प्रीमाइस के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करा हुआ है एंड वो आपका रेडी टू यूज है कि अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर आग लगती है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग द ईयर आपके फैक्ट्री के अंदर कोई आग नहीं लगी तो इसलिए वो आपका यूज नहीं हुआ। वो यूज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो रेडी टू यूज था तो उस पर भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। Assessee must own the asset wholly or partly।
तो आपको डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आप एसेट को एक्चुअली ऑन करते हैं, यानी कि आप एसेट के ऑनर है। तो जैसा कि हमने लेसी लेसर के केस में पढ़ा कि लेसी एसेट का ऑनर नहीं था, तो इसलिए लेसी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेसर को डेप्रिसिएशन मिलेगा। एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 हमें बताती है कि अगर मान लीजिए आपने कोई एसेट, कोई बिल्डिंग आपने रेंट पे ले रखी है, मतलब एज अ टेनेंट आपने उसे ऑक्यूपाई करा हुआ है, एंड आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसके अंदर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कर देते हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग। लाइक मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे आपके पास, एंड आपने उसके ऊपर एक फ्लोर और बना दिया, आपने उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, तो एज पर सेक्शन 30 आपको वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एडमिसिबल डिडक्शन नहीं है। बट आपने जो उसके ऊपर एक फ्लोर और बनाने में जो भी खर्चा करा, तो अब वो खर्चा आपका वो फ्लोर स्टेप से मान लिया जाएगा कि उसके ऑनर आप है, एंड उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमें बताता है एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32। अब कंप्यूटेशन किस टाइप से होता है डेप्रिसिएशन का? तो इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन आपका WDV मेथड के हिसाब से कंप्यूट होता है। बट अगर आपकी अंडरटेकिंग पावर अंडरटेकिंग है, पावर अंडरटेकिंग कहने का मतलब कि अगर कोई भी अंडरटेकिंग विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ द पावर और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, तो उसे हम पावर अंडरटेकिंग बोलेंगे। तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो चाहे तो SLM पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं और चाहे तो WDV पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। बट उन्हें ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा on or before the filing of return under section 139(1) for the assessment year relevant to the previous year in which it begins to generate or distribute power। और अगर आपने एक बार जो भी आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बोला कि हम SLM पे लेंगे, तो आपको वो हमेशा SLM पे ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, आप WDV पे उसे बाद में शिफ्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट चलता है। ब्लॉक ऑफ एसेट करने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी सेम क्लास ऑफ एसेट है एंड सेम रेट ऑफ एसेट, मतलब जिनके ऊपर सेम रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है, तो उन सबको आप इकट्ठा कर लीजिए, एग्रीगेट कर लीजिए और उसका एक ब्लॉक बना दीजिए, और फिर उस ब्लॉक के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो आपको इंडिविजुअल एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन मिलता है। अब एक कंसेप्ट हमारा आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट और मशीनरी एक्वायर्ड बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। अब ये एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलता है? पहली बात तो केवल और केवल प्लांट एंड मशीनरी पर, यानी कि आपको बिल्डिंग पे, इंटेंजिबल्स पे या आपके फर्नीचर के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। और वो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे मिलता है? केवल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को। अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहने का मतलब क्या है? विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। ठीक है, तो ये होता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब उन्हें डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा ऑन द प्लांट एंड मशीनरी जो कि न्यू होनी चाहिए, अलाउड ऑन एनी न्यू मशीनरी और प्लांट अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड आफ्टर 31 मार्च 2005। अगर आपने कोई भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करा है आफ्टर 31 मार्च 2005, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, बट अगर वो आपका जिस साल में आपने एक्वायर करा उस साल में आपका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज था, तो आपको हाफ यानी कि 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन तो उस साल में मिलेगा, एंड 10% जो बाकी आपका रिमेनिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी विच आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो कौन कौन सी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? अगर आपकी कोई भी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है, सेकंड हैंड कहने का मतलब कि अगर वो इंस्टॉल करने से पहले किसी और असेसी ने इधर इन द इंडिया और आउटसाइड इंडिया वो यूज करी हो, तो उस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने इंस्टॉल करी है इन द ऑफिस और इन द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और इन द गेस्ट हाउस, तो उस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपके कोई भी ऑफिस अप्लायंसेज हैं या आपके रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो यानी कि जो आपका फोर्कलिफ्ट ट्रक होता है जो यूज होता है विद इन द प्रीमाइसेस आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, तो वो जो फोर्कलिफ्ट ट्रक होता है उसे रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं बोला जाता। तो उस फोर्कलिफ्ट ट्रक के ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% मिल जाएगा। और एनी मशीनरी और प्लांट द होल और पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज डिडक्शन, यानी कि जिसकी कॉस्ट आपने ऑलरेडी डिडक्शन अलाउ कर ली हो, जिसपे मतलब आपका ऑलरेडी डिडक्शन अलाउ हो गई हो। लाइक 35 AD में अगर आप कोई 35 AD वाले बिजनेस के लिए अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई प्लांट मशीनरी खरीदते हैं, तो उसमें आपको 100% डिडक्शन अलाउ हो जाती है। या आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई प्लांट मशीनरी वगैरह खरीदा, तो उसके ऊपर आपको 100% डिडक्शन अलाउ हो जाती है, तो उनके ऊपर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे CBDT ने क्लैरिफाई करा था कि अगर कोई एसएससी है जो कि एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग,
तो उसे भी हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट मानेंगे एंड वो भी अपनी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, अब ये क्या होता है इसे समझने के लिए, अगर मान लीजिए कोई पावर अंडरटेकिंग है जो कि एंगेज्ड है इन द जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ द पावर, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो WDV या SLM में से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर उन्होंने SLM को यूज करा है, ओनली इन द केस ऑफ SLM, अब उनकी कोई एसेट है जिसकी कॉस्ट है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं 150 रुपीज़, तो उस पर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे मानते हैं कि डेप्रिसिएशन 10% के रेट से उन्हें अलाउ होता है SLM पे, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ 15 रुपीज़ का, सेकंड ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ फिर 15 रुपीज़ का, तो इस टाइम उनकी WDV है 130। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 3 सिनेरियो लेते हैं। तो सिनेरियो नंबर फर्स्ट के अंदर उन्होंने अपनी जो एसेट है जिसके ऊपर SLM के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं वो उन्होंने सेल करी इन 120। सेकेंड सिनेरियो कि वो इन्होंने सेल करी एट द रेट ऑफ 140 एंड थर्ड सिनेरियो वो इन्होंने सेल करी 200 रुपये में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि WDV तो 130 बट सेल करी उन्होंने 120 की, तो अभी जो इसके बीच का गैप है 10 रुपीज़, तो इस 10 रुपीज़ को हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और ये डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर चला जाएगा और ये PGBP में एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो कि अगर वो आपने 140 पे बेची, WDV था आपका 130, तो आपने 10 रुपये WDV से एक्स्ट्रा में बेची, तो यह हमारा बन जाता है बैलेंसिंग चार्ज एंड ये हमारे P&L के क्रेडिट साइड में एज अ बिजनेस इनकम चला जाता है एंड ये PGBP के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। थर्ड सिनेरियो कि अगर आपने बेची 200 रुपये की, तो यानी कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी आपने उससे भी ऊपर में बेची, तो जो आपका WDV से लेकर आपकी एक्चुअल कॉस्ट तक का जो गैप है यानी कि 20 रुपये, तो वो तो आपका बन जाएगा बैलेंसिंग चार्ज एंड वो आपका PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि इस केस में 20 रुपये तो आपका PGBP की इनकम बन जाएगी एज बैलेंसिंग चार्ज, एंड जो आपने कॉस्ट से ऊपर 50 रुपीज़ में जो बेची, मतलब आपने 200 की बेची, तो 200 माइनस 150, 50 रुपीज़ ये आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कंसेप्ट था टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज एंड SLM वाले केस में हमारा कैपिटल गेन के स्टेप से निकलता है, तो ये आप याद रखना। अब रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन किस रेट पे लगता है वो स्पेसिफाई करा गया है, बट ये जो रेट्स है ये WDV के लिए है कि जब हम WDV को फॉलो करते हैं तो उस पर किस रेट से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हमारा फर्स्ट क्लास ऑफ एसेट बिल्डिंग, तो अगर बिल्डिंग हमारी रेजिडेंशियल नेचर की है तो उस पर 5% का डेप्रिसिएशन हमें अलाउ होता है, अगर अदर देन रेजिडेंशियल नेचर की बिल्डिंग है तो 10%, और अगर हमारा कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर है लाइक वुडन स्ट्रक्चर तो उस पर 40% के रेट से डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। ये सभी रेट्स हमारे WDV के, ये आपको याद रखते हैं। अगर आपकी कोई भी फर्नीचर या फिटिंग है तो उस पर आपको 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलाउ होता है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हमारी मोटर व्हीकल भी इंक्लूड होते हैं। अब अगर कोई आपका बिजनेस है, मतलब SSC का बिजनेस है, रनिंग दैम ऑन दी हायर, कि मतलब वो टैक्सी बिजनेस है या टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है कि आपके पास कोई बस है एंड आप उसे टूर एंड ट्रैवल मतलब हायर पे भेजते हैं, तो अगर आपके इस टाइप के बिजनेस है तो अगर आपकी कोई भी मोटर व्हीकल है तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 30%। बट अगर आपका बिजनेस रनिंग दैम ऑन हायर नहीं है, कोई और बिजनेस है एंड आपके उस बिजनेस से कोई भी मोटर व्हीकल है, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 15%। बट यहाँ पे कुछ समय पहले एक अमेंडमेंट आई थी कि अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल को परचेज करते हैं, एक्वायर करते हैं बिटवीन 23rd of August 2019 टू 31st of March 2020 एंड आप उसे पुट टू यूज कर देते हैं बिफोर 31st March 2020, इन दैट सर्कमस्टांसेस कि अगर आपका बिजनेस है रनिंग दैम ऑन हायर तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 45%। बट अगर आपका बिजनेस रनिंग दैम ऑन हायर नहीं है, कोई और बिजनेस है, तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे रीड करिए, मोटर व्हीकल अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग दैम ऑन हायर एंड एक्वायर्ड बिटवीन दिस पीरियड कौन सा है 23rd of August 19 से 31st March 2020 एंड पुट टू यूज ऑन बिफोर 31st March 2020, तो आपको मिलेगा 30% का डेप्रिसिएशन। एंड अगर आप उस पीरियड से अलग कभी भी लेते हैं और आपका रनिंग दैम ऑन हायर का बिजनेस नहीं है तो आपको 15% के हिसाब से मिलेगा। एंड अगर आप इस पीरियड के अंदर लेते हैं एंड आप उसे हायर पे भेजते हैं तो आपको 45% का डेप्रिसिएशन, मतलब रनिंग दैम ऑन हायर का बिजनेस है एंड आपने इस पीरियड के अंदर नहीं लिया तो 30%। आपके जो भी मोल्ड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं द रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री, तो 30% का डेप्रिसिएशन, एयरप्लेन के ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन, स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी जो कि यूज होते हैं इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उसके ऊपर 30% का डेप्रिसिएशन, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उन पर 40% का डेप्रिसिएशन, आपके ऑयल वेल्स जो होते हैं उनके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन, रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस के ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन अलाउ होता है आपको। अगर विंड मिल्स है या विंड मिल्स के कोई भी इक्विपमेंट है जो कि इंस्टॉल करे गए हैं ऑन और बिफोर 1st of April 2014, तो उस पर आपको 15% का डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। बट अगर आपने विंड मिल या विंड मिल के अंदर कोई भी इक्विपमेंट को आपने इंस्टॉल कराए ऑन और आफ्टर 1st of April 2014, तो आपको 40% के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। ओके,
एंड अगर आपको एक कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो उस पर 40% का डेप्रिसिएशन। बुक्स अगर प्रोफेशनल की है कि वो उसे खुद रीड करता है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर, तो वो बुक्स अपने रीड करने के लिए रखते हैं तो उस पर 40% का डेप्रिसिएशन। अगर आपका लाइब्रेरी बिजनेस है और आप बुक्स को रेंट पे देते हैं तो उसमें भी 40% का डेप्रिसिएशन। एंड अगर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, ये जो हमने क्लास ऑफ एसेट्स डिस्कस करी, जितने भी हमने ब्लॉक्स डिस्कस करे, इसमें किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो कोई भी अदर कैटेगरी में फॉल करता है तो उस पर लगता है 15% का डेप्रिसिएशन। एंड जो आपके शिप्स होते हैं तो उस पर 20% का डेप्रिसिएशन। एंड इंटेंजिबल एसेट्स करने का मतलब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, तो ये जितने भी इंटेंजिबल एसेट होते हैं इसके ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये इलस्ट्रेशन आप एक बार खुद से करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1 विच इज टॉकिंग अबाउट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमें डेप्रिसिएशन मिलता है वो हमें एक्चुअल कॉस्ट पे मिलता है। तो अब यहाँ एक्चुअल कॉस्ट करने का मतलब क्या है वो डिफाइन करा गया है अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। तो एक्चुअल कॉस्ट मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी as reduced by that portion of cost thereof if any has been paid me directly or indirectly by any other person or the authority। तो एक्चुअल कॉस्ट मतलब कि जो आपने एसएससी ने जो एक्चुअली कॉस्ट पे करी कोई भी एसेट को एक्वायर करने के लिए, वो बस उसमें से हम लेस कर देंगे कि अगर मान लीजिए आपको कोई सब्सिडी मिल गई, कोई ग्रांट मिल गई, या कोई पार्ट किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी और अथॉरिटी ने पे कर दिया, तो वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो उसे हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आप हम किसी एक पर्सन को इन अ डे, टू अ पर्सन इन अ डे हम 10,000 से ज़्यादा कुछ भी देते हैं बाय वे अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर स्पेसिफाइड मोड, कि अगर हम उससे 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर देते हैं लाइक इन कैश, तो फिर वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इन सर्टेन स्पेशल सिचुएशंस। अब ये एक्सप्लेनेशन हमें पढ़नी है सेक्शन 43 की। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हमें क्या बताता है, एसेट यूज्ड फॉर बिजनेस आफ्टर इट सीजेस टू बी यूज्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपने कोई भी एसेट परचेज करी थी साइंटिफिक रिसर्च पर्पस से, तो उसमें आपको पता है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए सभी एसेट पे 100% का डिडक्शन मिल जाता है इन द ईयर इन विच इट इज एक्वायर्ड। तो जब आपने वो साइंटिफिक रिसर्च के बाद अपने नॉर्मल बिजनेस के अंदर अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगी, तो जितनी एक्चुअल कॉस्ट थी माइनस जो भी आपको डिडक्शन अलाउ हो गई है अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। ठीक है, तो जनरली ये निल होती है क्योंकि हमें 100% की डिडक्शन अलाउ हो जाती है। अब इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ पर्पस। अगर आप किसी इन्वेंट्री को अपना कैपिटल एसेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके लिए आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, तो कन्वर्जन की डेट पे जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। अगर आपने कोई एसेट गिफ्ट और इनहेरिटेंस में आपको मिलती है तो जो एक्चुअल कॉस्ट थी प्रीवियस ओनर की माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू द एसएससी एज इफ इट वाज द ओनली एसेट। तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट थी प्रीवियस ओनर की उसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये मानते हुए कि अगर यही हमारी अकेली एसेट होती ऑफ द ब्लॉक तो इस पर क्या डेप्रिसिएशन हमें अलाउ हो जाता, वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। सेकेंड हैंड एसेट। सेकेंड हैंड एसेट कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट, मतलब एसेट एक्वायर करने से पहले वो एसेट कोई और पर्सन यूज कर रहा था एंड अब उस पर्सन से आपने वो एसेट परचेज कर ली। तो अब यहाँ पर अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो आपने एसेट अब ये परचेज करी है वो आपने अनरीजनेबली हाई अमाउंट पे परचेज कर लिया एंड इसे ये हायर अमाउंट पे परचेज करने का रीजन आपका यही है कि आप इसके इस तरीके से आप अपना कुछ मतलब टैक्स कम करना चाहते हैं, मतलब आप अपना डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ा देंगे कि अगर मान लीजिए आपकी एसेट वो एक्चुअली 50 रुपये की थी, आपने वो 100 रुपये में एक्वायर कर ली सेकंड हैंड एसेट, तो अब यहाँ पे आपका कॉस्ट बढ़ गई तो आपका डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने इस इंटेंट से ये एसेट परचेज करी है तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर जो भी वो इन द कंसल्टेशन विद द जॉइंट कमिश्नर जो चाहेंगे वो अपनी एसेट की कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। द एक्चुअल कॉस्ट टू द असेसी शैल बी टेकन टू बी द सच अमाउंट विच असेसिंग ऑफिसर में with the previous approval of the joint commissioner determine having regard to the all circumstances of the case। ठीक है, रीएक्विजिशन ऑफ द एसेट। अब कोई एसेट पहले असेसी की थी, फिर वो असेसी ने सेल कर दी एंड फिर वो असेसी ने दोबारा रीएक्वायर कर ली। लेट सपोज यहाँ पे असेसी है मिस्टर ए, ये इन्होंने पहले सेल करी मिस्टर बी को एंड अब ये मिस्टर बी से इन्होंने दोबारा रीएक्वायर कर ली। तो इस केस में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी या एक्चुअल कॉस्ट क्या माना जाएगा, तो एक्चुअल कॉस्ट व्हेन द फर्स्ट एक्वायर्ड द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल टू द असेसी as if it was the only asset in the relevant block or the actual price for which the asset is reacquired। तो यहाँ पे हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी कि जो जब फर्स्ट टाइम असेसी ने वो अपनी एसेट परचेज करी थी उसमें से अगर हम लेस कर दें जो भी डेप्रिसिएशन
इस तरीके से कि अगर वो ब्लॉक की अकेली एसेट थी, मतलब डेप्रिसिएशन अलाउेबल इफ द एसेट इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, तो वो क्या वैल्यू आती है, और द एक्चुअल कॉस्ट व्हेन इट्स रीअक्वायर्ड, तो इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो हमारी यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। एक्विजिशन ऑफ द एसेट प्रीवियसली ओन्ड बाय एनी पर्सन टू हुम सच एसेट इज गिवन ऑन लीज, हायर और अदरवाइज। अब ये हम इस एग्जांपल से समझेंगे। आप पर्सन से मिस्टर ए ऑन्स एन एसेट एंड यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो मिस्टर ए के पास कोई एसेट थी एंड वो इसे अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करते थे, और ए ने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करा था, और अब वो एसेट ए ने ट्रांसफर कर दी बी को। ए देन एक्वायर द सेम एसेट बैक फ्रॉम बी ऑन लीजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, तो वो एसेट पहले मिस्टर ए के पास ही थी, अब ये मिस्टर ए ने बी को ट्रांसफर कर दी, एंड अब वो इन्होंने बी से रीएक्वायर नहीं करी, मतलब परचेज नहीं करी, बट बी से उसे एज लीज पे ले लिया, मतलब एज अ लेजी अब ये इसे यूज कर रहे हैं एसेट को। तो इस केस में अब बी लेसर है तो डेप्रिसिएशन बी क्लेम कर सकता है, तो बी के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी, बी के लिए एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी कि जिस टाइम पे वो ए ने ट्रांसफर करी थी उस टाइम पे WDV ऑफ द एसेट क्या थी, वो बी के लिए एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। B being the new owner will be entitled to depreciation. In the above situation, the cost of acquisition of the transferred asset in the hands of B shall be the same as the WDV of the said asset at the time of transfer. तो ट्रांसफर के टाइम पे जो WDV थी वही एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट मानी जाएगी। बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। अब अगर कोई एसेट है जो पहले मतलब एसएससी के पर्सनल काम में यूज होती थी, अब अगर वो उसे बिजनेस के लिए ला रहा है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट थी जिस टाइम पे उसने खरीदी थी माइनस हम उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे कि अगर ये हमारी ब्लॉक की अकेली एसेट होती तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन हमारा अलाउेबल होता, तो वो लेस करने के बाद जो हमारी वैल्यू बचेगी वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आएगी। ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेएबल इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। अब अगर आपको कोई एसेट एक्वायर करनी है एंड आपको वो एक्वायर करने के लिए आपने कोई लोन लिया, तो उसमें डेट जब तक आपने वो एसेट पुट टू यूज करी उस डेट तक का तो जितना भी आपका लोन के ऊपर इंटरेस्ट बनता है वो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, बट जिस दिन वो आपने पुट टू यूज कर दी, पुट टू यूज के बाद जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है उस लोन के ऊपर तो वो आपका डायरेक्टली बिजनेस एक्सपेंडिचर बनेगा, वो आपको डायरेक्ट P&L के अंदर डालना है। अमाउंट ऑफ ड्यूटी और एक्सरसाइज और एडिशनल ड्यूटी लेविएबल शैल बी रिड्यूस्ड इफ क्रेडिट इज क्लेम। अगर आप कोई भी टैक्स पे करते हैं लाइक GST जिसका आपको ITC अवेलेबल होता है, तो उस टाइप की कोई भी टैक्स वगैरह आपके एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे अगर क्रेडिट आपको अवेलेबल है। सब्सिडी और ग्रांट और रीइंबर्समेंट। अगर आपको गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से या स्टेट गवर्नमेंट से किसी से भी कोई सब्सिडी या ग्रांट मिल जाती है और वो डायरेक्टली पर्टेन करती है उस पर्टिकुलर एसेट को, तो जितनी भी आपको सब्सिडी मिली वो उस एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, वो मतलब एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर दिया जाएगा उतना अमाउंट। एंड अगर वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर एसेट के लिए दिया गया, वो आपको ग्रांट दिया गया टू परचेस अ ग्रुप ऑफ एसेट्स, तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट में से लेस होगा तो वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपका लेस होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको टोटल 100 रुपये की एसेट आपने खरीदी थी एंड आपको उसमें 50 रुपये का आपको ग्रांट मिल गया, एंड इसमें हम अभी जो निकाल रहे हैं वो किसी एक एसेट के लिए एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं जिसकी वैल्यू है 100 में से 25, तो अभी यहाँ पे 25% है, तो ये 50 का 25% ही आपको इसमें से लेस करना है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको लेस कर देना है। एसेट इज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय एन एसएससी बीइंग अ नॉन रेजिडेंट एंड सच एसेट इज ब्रॉट बाय हिम टू इंडिया। अब मान लीजिए अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर कोई एसेट परचेज करता है एंड अब उसे इंडिया के अंदर लेकर आ रहा है टू फॉर द पर्पज ऑफ यूज इन एनी बिजनेस इन इंडिया, तो अब इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट किस टाइप से निकलेगी, तो जिस एक्चुअल कॉस्ट पर उसने परचेज करी माइनस डिडक्शन डेप्रिसिएशन अलाउेबल कि अगर वो अकेली एसेट होती ब्लॉक के अंदर, तो जो भी अलाउेबल डेप्रिसिएशन होगा उस पीरियड का वो लेस करने के बाद जो बचेगी वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। कैपिटल एसेट ऑन विच डिडक्शन इज अलाउेबल अंडर सेक्शन 35 AD। अगर ये जो 35 AD हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए हम कोई भी प्लांट मशीनरी परचेज करते हैं या कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उस पर हमें 100% की डिडक्शन मिल जाती है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो इस केस में जब भी हम उसे बाद में अगर यूज़ करते हैं तो वो हमारी उस पर एक्चुअल कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएशन पर्पज से हमारी वो मानी जाएगी निल। ठीक है। हाउएवर वेयर एन एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD is deemed to be the income of the SSC in accordance with the provision of 35 AD 7B on account of asset being used for the purpose other than specified business under section 35 AD। अब क्या होता है, मान लीजिए 35 AD के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब अगर कोई एसेट हम 35 AD का जिस पर डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं तो उसे हमें 8 ईयर्स तक 35 AD वाले बिजनेस के अंदर ही यूज करना होता है। अगर हम उससे पहले उसे किसी और बिजनेस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो जिस साल में हम उसे ट्रांसफर करते हैं उस साल में वो इनकम अंडर द हेड PGBP बनकर टैक्सेबल हो जाता है। कितना अमाउंट कि जो भी हमारा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, मतलब जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी उस एसेट की माइनस इस पीरियड में जितना भी हमें डेप्रिसिएशन अलाउेबल होता, तो वो जो भी हमारी वैल्यू निकलती है वो हमारी जिस ईयर के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं उस ईयर के अंदर टैक्सेबल हो जाती है।
तो अगर वो हमारी टैक्सेबल हो गई है तो अब उसके बाद जो हमारी यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट बनेगी, तो जो हमारा एक्चुअल यहाँ पे टैक्सेबल हो गया था पीजीबीपी के अंदर, अब वो डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमारी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसएससी एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल हैड द एसेट बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कैलकुलेटेड एट द रेट इन फोर्स। ठीक है जी, तो ये हमारे यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट इस टाइप से निकल जाएगी। हमें पढ़ना है डब्ल्यूडीवी, एसेट एक्वायर्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई एसेट आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही एक्वायर करी है तो जो भी आपकी एक्विजिशन कॉस्ट थी वही आपकी डब्ल्यूडीवी हो जाएगी। एसेट एक्वायर्ड बिफोर द प्रीवियस ईयर, अगर आपने प्रीवियस ईयर से कोई एसेट एक्वायर करी है तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस जितना भी अभी तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ वो आपका डब्ल्यूडीवी। अब इन द केस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के लिए हम डब्ल्यूडीवी कैसे निकालते हैं? तो डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर, तो इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर में आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डब्ल्यूडीवी क्या थी, उसमें से लेस कर दीजिए प्रेसिडिंग ईयर का जो भी डेप्रिसिएशन था, तो उससे हमारी निकल कर आती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ब्लॉक एज ऑन द 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब इसमें से हमें इंक्रीज करना है इसमें कि जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई नई एसेट परचेज करी हो अगर, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 500 रुपये है एंड यहाँ पे आपने ड्यूरिंग द ईयर 100 रुपये की कोई एसेट परचेज करी, और उसमें से फिर हम लेस करेंगे कि अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट सेल कर दी, लेट सपोज हमने कोई एसेट 100 रुपये में सेल कर दी, एंड इन केस ऑफ द स्लम सेल, अगर कोई स्लम सेल में हम एसेट्स सेल कर रहे हैं, स्लम सेल में हम ग्रुप ऑफ एसेट्स को सेल करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम किस टाइप से कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी माइनस जो डेप्रिसिएशन हमें अलाउएबल था कि अगर वो हमारे ब्लॉक की अकेली एसेट होती तो उतने अमाउंट को यहाँ पे हम स्लम सेल की एसेट को लेस कर देंगे। मान लीजिए ये भी 100 रुपया, तो 500 प्लस 100 600 माइनस 200, तो ये हमारी 400 रुपये की डब्ल्यूडीवी आ गई। एंड अब इसमें से हम ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमारा डेप्रिसिएशन बनता है इधर एट द 0.5% और फुल रेट, जिस भी रेट से हमें डेप्रिसिएशन देना है वो देने के बाद जो भी हमारा बचेगा वो हमारा आ जाएगा डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट डीम टू बी डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। अब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर एसएससी के ऊपर जो एसएससी की जो इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती, मतलब उसे कोई टैक्स एग्जेम्पशन मिली हुई होती है, हॉलीडे टैक्स हॉलीडे मिला हुआ होता है, बट जब वो टैक्स हॉलीडे खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे हमें उसकी इनकम कंप्यूट करनी होती है। पर्सन हु आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्यूट देयर इनकम अंडर दैट पीजीबीपी, हाउएवर व्हेन द एग्जेम्पशन इज विथड्रॉन subsequently such person become liable to income tax and hence were required to compute their income for the income tax purpose। तो अब हमें यहाँ पे जब हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट लेनी है जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आ रही है, बट उसमें से एडजस्ट कर देना है जो भी अगर उसने कोई रिवैल्यूएशन वगैरह करा है, मतलब कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व के दौरान उसने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एसेट की वैल्यू को अपवर्ड रिवैल्यू या डाउनवर्ड रिवैल्यू कर दिया हो तो हमें उसे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी उसका एक्चुअल डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ रहा है वो लेना है एंड हमें उसे एडजस्ट कर देना है कि जो रिवैल्यूएशन के ऊपर डेप्रिसिएशन था उसे एडजस्ट करने के बाद जो हमारा बचता है वो हमारा आता है एक्चुअल डेप्रिसिएशन, और उससे हमें निकलती है एक्चुअल कॉस्ट। कंपोजिट इनकम, कंपोजिट इनकम कहने का मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे जब हमने अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम एग्रीकल्चर इनकम वाला, यानी कि हमारा एग्जाम्शन वाला जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के केस में हमारी इनकम कुछ ऐसी होती है कि जो पार्ट इनकम हमारी मानी जाती है कि वो बिजनेस की इनकम है एंड पार्ट इनकम हमारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, तो हम इसे बोलते हैं कंपोजिट इनकम, जो हमें रूल 7A 7B एंड 8 इन द केस ऑफ टी रबर एंड कॉफी ये हमें बताते थे। तो अब इस केस में अगर वो हमारी कंपोजिट इनकम है तो हमारी उसकी कुछ पार्ट लाइक इन द केस ऑफ टी हमारी 40% बिजनेस इनकम मानी जाती है एंड 60% हमारी एग्रीकल्चर इनकम। स्टिल हमारा जो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन हम इस टाइप से मानेंगे कि वो सारा का सारा हमारी मतलब बिजनेस इनकम से रिलेटेड था एंड जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो सारा हम अपनी बिजनेस इनकम से लेस कर देंगे। The total amount of depreciation shall be computed as if the entire composite income of the SSC is chargeable under that PGBP. The depreciation so computed shall be deemed to have been actually allowed to the SSC. ठीक है? Cases where the written down value reduced to nil. अब ऐसे कौन से केसेस होते हैं जब WDV nil हो जाता है? मान लीजिए आपके ब्लॉक के अंदर 5 एसेट्स हैं एंड आपकी ब्लॉक की वैल्यू है यहाँ पर 1 लाख रुपए एंड आपने इसमें से 4 एसेट्स को सेल कर दिया, बट आपका जो सेलिंग प्राइस था वो था 1,20,000 रुपए। तो अब यहाँ पे जो आपकी 5 एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू थी उससे ज़्यादा पे आपने 4 एसेट सेल कर दी, तो यहाँ पर आपकी एसेट तो बची 1, बट यहाँ पे आपकी जो WDV हो जाएगी वो यहाँ पे WDV कैन नेवर बी नेगेटिव, WDV कैन बी निल बट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहाँ पे आपकी WDV निल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड हमारा केस लेते हैं कि हमारे पास 5 एसेट्स थी एंड 1 लाख रुपीज़ की एंड आपने 5 एसेट्स ही ट्रांसफर कर दी बट फॉर 80,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी WDV की वैल्यू तो मतलब WDV तो हमारी बची 20,000 बट हमारे ब्लॉक के अंदर कोई एसेट ही नहीं बची, एसेट 0 हो गई। तो इस केस में भी हम बोलेंगे कि जब हमारा ब्लॉक ही खत्म हो गया तो उसकी WDV निल। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द डेप्रिसिएशन, मनी टाइम्स हमारी इनकम जो पीजीबीपी के अंदर इनकम होती है वो इतनी भी नहीं होती कि हम अपना पूरा डेप्रिसिएशन भी सेट ऑफ कर सकें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पीजीबीपी की इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट टू डेप्रिसिएशन हमारी 100 रुपये है,
एंड हमारा डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग द ईयर 150 रुपीज़ है। तो अब ये हमारा पूरा का पूरा डेप्रिशिएशन भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो जो हमारे 50 रुपीज़ का डेप्रिशिएशन बच गया इसे हम बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन। एंड इस अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन को हम सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब हम पहले से सेट ऑफ कर सकते हैं अदर हेड से अदर देन सैलरी, एंड अगर वो सेट ऑफ नहीं होता उसके बाद हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जब तक ये हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता जब तक हम इसे कैरी फॉरवर्ड करते रह सकते हैं। Unabsorbed depreciation forms part of the current year depreciation. It can be set off against any other head of the income except salaries. मतलब सैलरीज से ये सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसके अलावा किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। Unabsorbed depreciation can be carried for the indefinite number of the previous years. मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, 4 साल 8 साल, ये जब तक पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सेट ऑफ विल बी अलाउड इवन इफ द सेम बिजनेस टू विच इट रिलेट्स इज नो लॉन्गर इन एक्जिस्टेंस। कि मतलब मान लीजिए अगर आपका बिजनेस भी बंद हो गया है उसके बाद भी आप अपने ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन को क्लेम कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड इसका ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होता है, तो हमें सबसे पहले हमारे करंट ईयर के डेप्रिशिएशन को लेस करना होता है, उसके बाद हमें जो भी हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज होते हैं इन्हें खत्म करना होता है, इन्हें सेट ऑफ करना होता है, एंड लास्ट में हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन को सेट ऑफ करते हैं। इसके पीछे का आइडिया क्या है कि जो हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं इनकी एक लिमिट होती है 4 साल और 8 साल, तो अगर हम इन्हें सेट ऑफ नहीं करेंगे, हमारे बच जाते हैं, तो उसके 4 साल 8 साल बाद ही हमारे लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन होता है ये इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमारा मतलब कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो जो चीज़ हमारी पहले लिमिट है जिसकी, तो पहले हमें वो खत्म कर देना चाहिए, एंड इसके बाद भी अगर हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन बच जाएगा तो ये तो हमारा चलता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पर पहले करंट ईयर डेप्रिशिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज एंड लास्ट में अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन, इस टाइप से हमें सेट ऑफ करना होता है। ये इलस्ट्रेशन आप एक बार देख लेना। बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस। अगर कोई भी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर आप केवल बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, आप अपने अदर पर्पस या पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपका डेप्रिशिएशन अलाउ होगा एंड बाकी आपका डेप्रिशिएशन अलाउ नहीं होगा। बैलेंसिंग चार्ज मैंने आपको टर्मिनल डेप्रिशिएशन के साथ बता दिया था कि अगर आप WDV से ऊपर, मतलब आपका WDV 130 था एंड आपने 140 का बेच दिया, तो जो आपका 10 रुपीज़ का डिफरेंस है वो आपका बैलेंसिंग चार्ज है। सेक्शन नंबर 35, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसमें आपको किस टाइप से डिडक्शन मिलती है वो हमें समझना है। तो हम इस चार्ट से समझते हैं। अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रही है बाय अ कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल नॉट बीइंग आर्टिकल और थिंग स्पेसिफाइड इन द लिस्ट ऑफ 11 शेड्यूल ऑफ एन अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। अब ये 11th शेड्यूल के अंदर कौन से आर्टिकल्स बताए गए हैं, लाइक वाइन, बियर, टोबैको प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट एंड चॉकलेट्स एंड कन्फेक्शनरी आइटम, ये कुछ आइटम्स बताए गए हैं द 11th शेड्यूल। अगर इनसे अलग वो किसी और टाइप की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंक्लूडेड है, कोई और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनके केस में 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, वेदर इट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सब पे 100% आपकी डिडक्शन मिल जाती है। अगर इंकर्ड बाय द एसएससी ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द बिजनेस, तो उस केस में अगर आपके जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उस पर आपको 100% की डिडक्शन मिल जाएगी, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उस पर भी आपको 100% की डिडक्शन मिल जाएगी, अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड। अब यहाँ पर आपको याद रखना कि अगर आपका बिजनेस आप इंकर्ड कर रहे हैं, मतलब इंकर्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो अगर रिलेटेड टू बिजनेस वो कर रहा है तो उसे लैंड पे नहीं मिलेगा, केवल बिल्डिंग पे मिल जाएगा। बट अगर कोई एसएससी है जिसका काम ही मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करता है वो, तो उस केस में लैंड एंड बिल्डिंग इन दोनों पे उसे 100% की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट अगर कोई एसएससी मतलब खुद से साइंटिफिक रिसर्च नहीं करता, वो पे कर देता है टू एन अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च और टू नोटिफाइड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च एसोसिएशन, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, अगर इन्हें पे कर देता है या पे करता है किसी नोटिफाइड यूनिवर्सिटी, रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, या पे करता है किसी नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, IIT स्पेसिफाइड पर्सन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो अगर इन्हें किसी को भी पे करता है तो यहाँ पे 100% की डिडक्शन हमें मिल जाती है जितना वो पेमेंट करता है। अब पहले यहाँ पे डिफरेंस होता था कि कहीं पे 100% मिलता था, कहीं पे 150%, अभी वो नहीं है। अभी साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो भी पेमेंट करी गई है अप्रूव्ड नोटिफाइड किसी को भी, तो सबको 100% की डिडक्शन मिल जाती है। अब अगर कोई एक्सपेंडिचर एसएससी खुद से कर रहा है तो उसके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, तो जितने भी कमेंसमेंट से पिछले 3 साल तक के जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं तो वो हमें अलाउ हो जाएंगे। बट कौन से? ओनली सैलरी के एक्सपेंडिचर एंड मटेरियल के एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ सैलरी और मटेरियल इनपुट्स जो भी आपने यूज़ करा वो पिछले 3 साल तक के जितने भी एक्सपेंडिचर है वो आपको अलाउ हो जाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने जो कुछ भी करा है पिछले 3 सालों के अंदर वो सारा कुछ आपको अलाउ हो जाएगा एक्सेप्ट ऑन
लैंड, मतलब जो भी आपके लैंड के ऊपर एक्सपेंडिचर कराए वो आपको अलाउ नहीं होगा। एंड अगर आपकी कोई कैरी फॉरवर्ड मतलब कोई डेफिशिएंसी बच जाती है कि आपका फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता, तो जो भी आपका बचेगा आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम लिमिट, आप उसे इनडेफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड जिन एसेट्स को आपको मतलब डिडक्शन मिल जाती है साइंटिफिक रिसर्च के सेक्शंस के अंदर 100% की, तो आप उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, उनकी एक्चुअल कॉस्ट नील मानी जाती है। सेल ऑफ एसेट्स रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल नेचर ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। टैक्स द प्रॉफिट अराइजिंग ऑन द सेल ऑफ एसेट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल नेचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। आपने कोई एसेट कोई प्लांट मशीनरी आपने परचेज करी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एंड अब वो आपने बेच दी, तो इस केस में क्या होता है, वेयर द एसेट इज सोल्ड आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, कि आपने पहले यूज करी फिर आपने बेच दी वो। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंसर्न्ड एसेट अंडर सेक्शन 43(1) रीड विद एक्सप्लेनेशन 1 thereto would be nil and no depreciation would be allowed by the virtue of 35(2)(4). On sale of such asset, the money payable in respect of such asset together with the amount any court would charge to PGBP। तो आप जब भी इसे सेल कर देंगे तो जो भी आपको मनी जो भी आपको मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू जो कुछ भी मिलेगा वो डायरेक्टली आपका PGBP का इनकम हो जाएगा। वेयर द एसेट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इज सोल्ड विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर द अदर पर्पस। अगर आपने उसे किसी अदर पर्पस के अंदर यूज नहीं करा, वो आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करा एंड आपने वो तुरंत बेच दी, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आपने डिडक्शन ली थी या जो अब आपको एक्चुअल अमाउंट मिला विच एवर इज लोअर, तो वो आपकी इनकम बन जाएगी। सिंस अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर 35 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लिस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स और डिडक्शन अलाउड विल बी द चार्ज टू टैक्स एज इनकम ऑफ द बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सोल्ड। मान लीजिए आपने वो खरीदी थी 1 लाख रुपए की, तो और यहाँ पे डिडक्शन भी आपको 1 लाख रुपए की मिल गई, तो या तो 1 लाख रुपए और अब आपको बेचने पे मान लीजिए 50,000 रुपए मिलते हैं, तो इन दोनों में से जो भी लेस हो गया यानी कि 50,000 रुपए आपका बिजनेस की इनकम बन जाएगी। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अगर वो नोटिफाइड अप्रूव्ड किसी भी यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूशन किसी को भी मतलब पे करता है तो 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी थी या अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन था एंड उसकी अप्रूवल बाद में विदड्रॉ कर दी गई, तो क्यों जो आपने एक्सपेंडिचर करा था, जो आपने पेमेंट करी थी, क्या वो आपकी डिसअलाउ हो जाएगी? तो नहीं, ये आपकी डिसअलाउ नहीं होगी। अगर बाद में जिस टाइम पे आपने पे करा था उस टाइम पे वो अप्रूव्ड या नोटिफाइड होनी चाहिए। अगर बाद में उसकी अप्रूवल को विदड्रॉ कर लिया गया तो उससे आपके एक्सपेंडिचर की डिसअलाउंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो 11th शेड्यूल है, तो 11th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से आइटम्स थे? बियर, वाइन, अदर अल्कोहलिक स्पिरिट्स, टोबैको प्रिपरेशंस, कॉस्मेटिक, टॉयलेट प्रिपरेशंस, टूथपेस्ट, डेंटल क्रीम, टूथ पाउडर, सोप, कन्फेक्शनरी एंड चॉकलेट, ऑफिस मशीन्स एंड apparatus, स्टील फर्नीचर। तो ये हमारे 11th शेड्यूल के अंदर है, मतलब इनके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर वो अपनी रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कर रहा है तो उस पर 100% डिडक्शन मिल जाता है एक्सेप्ट बिल्डिंग एंड लैंड। इलस्ट्रेशन आप एक बार देख लेना। नाउ वी हैव टू डिस्कस सेक्शन 35 AD। अभी 35 AD क्या बताता है? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिडक्शन हमें मिल ही जाते हैं। 35 AD के अंदर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस बताए गए हैं 14 टाइप के, कि अगर आप उस टाइप के बिजनेस करते हैं तो आप उनको करने के लिए जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जो भी प्लांट मशीनरी वगैरह परचेस करेंगे, तो आपको उसका भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इटसेल्फ। ठीक है, तो कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस है? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ द कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए अगर आप कोई कोल्ड चेन फैसिलिटी सेटअप करते हैं एंड उसे ऑपरेट करते हैं, ये आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वेयर हाउस करने के लिए आप कोई सेटअप करते हैं एंड ऑपरेट करते हैं। लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सच नेटवर्क। मतलब क्रॉस कंट्री आप कोई पाइपलाइंस वगैरह बिछाते हैं जिससे नेचुरल ऑयल वगैरह मूव होता है, तो उस वाले बिजनेस को यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस बोला जाता है। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग का होटल ऑफ 2 स्टार और मोर इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। आप कोई भी होटल बनाते हैं 2 स्टार और मोर का, तो इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, तो वो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है। कोई आप हॉस्पिटल बनाते हैं विद द पेशेंट कैपेसिटी ऑफ 100 और मोर पेशेंट बेड्स विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर पेशेंट, तो वो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है। अगर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं अंडर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर, तो वो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है। अगर आप हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं अंडर अ नोटिफाइड स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है। अगर आप इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। अगर आप कोई इनलैंड कंटेनर डिपो बनाते हैं तो वो भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है। बी कैपिंग, बी वैक्सिंग का बिजनेस भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द शुगर को वेयर हाउस करने के लिए अगर आप कोई बिजनेस मतलब कोई वेयर हाउस वगैरह सेटअप करते हैं तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस है। लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर,
आयरन और के लिए अगर आप स्लरी पाइपलाइन बिछाते हैं तो वो भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस है। डेवलपिंग और मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस के दायरे के अंदर आता है। अब इस पर डिडक्शन क्या मिलती है हमें, तो 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस वुड बी अलाउड एज डिडक्शन, तो जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 100% का जो भी आपका खर्चा हुआ वो सभी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। हाउएवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो यहाँ पे अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं होता। और अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं और आपको इसकी पेमेंट करते हैं टू अ पर्सन इन अ डे इन एक्सीडिंग ₹10,000 अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर स्पेसिफाइड मोड लाइक आपका भीम, यूपीआई, पेटीएम वगैरह, तो अगर आप इस मतलब कैश में कोई पेमेंट करते हैं 10,000 रुपीज से ज़्यादा तो वो आपका यहाँ पे 35 की डिडक्शन आपको उस पर नहीं मिलेगी। एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन, अगर आप ऑपरेशन कमेंस करने से पहले कोई एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो दैट वुड ऑल्सो बी अलाउड एज डिडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द एसएससी कमेंसेस ऑपरेशन ऑफ हिज स्पेसिफाइड बिजनेस। अब इसके लिए कंडीशन क्या क्या फुलफिल करी होनी चाहिए आपने, कि ये जो आपका बिजनेस है ये आपने कोई स्प्लिट अप करके नहीं बनाया होना चाहिए, मतलब आपका नया बिजनेस ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेटअप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस, इस टाइप का नहीं, ये आपका न्यूली सेटअप बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेटअप बाय द ट्रांसफर ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ द मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर अदर पर्पस। मान लीजिए आपकी इस बिजनेस के अंदर कोई भी पुरानी मशीनरी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई ओल्ड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, सारी न्यू मशीनरी इसके अंदर आपने इंस्टॉल करी होनी चाहिए। बट अगर मान लीजिए आपकी ओल्ड मशीनरी भी हो सकती है अप टू द 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द मशीनरीज, टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट, कि आपकी टोटल वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये की है तो उसमें से 20 रुपये तक की आपकी ओल्ड एसेट्स भी हो सकती है। और अगर मान लीजिए आप कोई एसेट को इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और उसे इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम उसे ओल्ड मशीनरी नहीं मानेंगे, इवन वो पहले इंडिया के बाहर यूज़ हो चुकी है बट उस पर इंडिया के बाहर किसी ने, मतलब इंडिया के बाहर यूज़ हुई हो, वो इंडिया के अंदर किसी और एसएससी ने यूज़ नहीं करी हो और इंडिया के अंदर उस पर कभी डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम ना करा गया हो तो हम उसे ओल्ड मशीनरी नहीं मानेंगे। मशीनरी और प्लांट वुड नॉट बी रिगार्डेड एज प्रीवियसली यूज्ड if it had been used outside India by any person other than the SSC, provided the following conditions are satisfied. Plant or machinery was not used in India, imported into India from a foreign country, and no deduction on account of depreciation is allowed to any other in any previous year to any other person. ठीक है जी। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6 से, जब भी आपको 35AD में डिडक्शन मिल जाती है तो आपको 10AA या किसी और कोई भी और टाइप की डिडक्शन नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन अलाउेबल अंडर द एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर विच डिडक्शन अलाउेबल अंडर दिस सेक्शन, कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, तो स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस आप केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं एंड जो भी आपके अनएब्जॉर्ब मतलब जो भी आपके बच जाते हैं आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स। ये इलस्ट्रेशन आप एक बार देख लेना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अदर कंडीशंस कंटेंट अंडर सेक्शन 35AD, तो 35AD की डिडक्शन लेने के लिए आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। एसेट्स टू बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर 8 ईयर्स, आपने जो भी एसेट्स परचेज करिए जिसके ऊपर आपने 35AD का क्लेम कराए वो आपको 8 ईयर्स तक केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर ही यूज़ करिए, मतलब आप 8 ईयर्स से पहले उन्हें सेल नहीं कर सकते या आपने किसी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। एसेट डिमोलिश, डेस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड और ट्रांसफर्ड फॉर विच डिडक्शन हैज बीन अलाउड, अगर आप उसे 8 ईयर्स से पहले एसेट को डिमोलिश, डिस्कार्ड कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, द सम रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर द सेम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, तो जो भी आपको अमाउंट उस पर मिलेगा वो आपका पीजीबीपी के अंदर टैक्स हो जाएगा। एंड इन केस अगर आप एसेट को ट्रांसफर कर देते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 8 ईयर्स टू एनी अदर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, तो इस केस में क्या होगा कि जितनी डिडक्शन आपको पहले अलाउ हुई थी जब आपने ये स्पेसिफाइड बिजनेस की एसेट को परचेज करा था उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन विच इज अलाउेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब आपने जिस दिन अपनी एसेट को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर करा तो जिस दिन एक्वायर करा था उस दिन से जिस दिन ट्रांसफर करा उसके बीच के जो गैप में आपको डेप्रिसिएशन अलाउेबल होता एज पर सेक्शन 32 वो लेस करने के बाद आपका जो अमाउंट बचेगा दैट वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी एंड वो आपका पीजीबीपी के अंदर हेड टैक्स हो जाएगा। एंड आपका जो अब नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, वो आपकी यही वैल्यू मानी जाएगी कि जितने की आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी माइनस जो आपका डेप्रिसिएशन अलाउेबल था फॉर दैट पीरियड, तो उससे हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट मान के फिर उस पर हम अपना डेप्रिसिएशन अपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कंप्यूट करेंगे। सो आप ये एक बार इलस्ट्रेशन देख लेना। नाउ वी हैव टू डिस्कस सेक्शन 35D which talks about amortization of the preliminary expenses।
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहने का मतलब क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के अगर आपने कोई एक्सपेंसेस कर दिए तो हम उन्हें बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब वो किस टाइप के होते हैं, अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, सच प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो मतलब जब आपका बिजनेस सेटअप होगा उसके बाद वो 5 ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स वो आपके अमोर्टाइज होते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, आपने कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करवाई तो उसके ऊपर जो आपने एक्सपेंस करा वो आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में एक्सपेंस करा आपने, कोई आपने मार्केट सर्वे वगैरह कंडक्ट करा तो उसके लिए आपने एक्सपेंस करा, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। इंजीनियरिंग सर्विस के लिए एक्सपेंसेस करे आपने तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और अगर आपने कोई लीगल चार्जेस पे करे फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एसएससी एंड एनी अदर पर्सन फॉर पर्पस रिलेटिंग टू द सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, ये जो भी आपने करे ये सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। एंड अगर कोई कंपनी है हमारी, जो यहाँ पे एसएससी है वो कंपनी होती है, तो कंपनी को अपने एमओए एओए भी प्रिंट करवाने होते हैं, तो जो उसे एमओए एओए ड्राफ्ट करवाने में लीगल चार्जेस लगे वो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एंड जो उसे प्रिंट करवाने में चार्जेस लगे वो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। द वे ऑफ फी फॉर रजिस्टरिंग द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, तो जब रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस जाते हैं वो भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर आप कोई अपना पब्लिक इशू, पब्लिक सब्सक्रिप्शन वगैरह लाते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो आप ब्रोकरेज, अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह के खर्चे करते हैं तो वो भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे एक सर्टेन लिमिट होती है कि सर्टेन लिमिट तक के एक्सपेंसेस आपको अलाउ होते हैं एज डिडक्शन, तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और इन द केस ऑफ अगर एसएससी हमारा कंपनी है तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो या तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ भी मतलब ले सकता है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड करने का मतलब क्या होता है वो अभी नीचे पढ़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर क्या आता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट बीइंग लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, रेलवे साइडिंग which are shown in the books of the SSC as on the last day of the previous year in which business of the SSC commence। तो मतलब जो भी आपके ये एसेट्स की वैल्यू आ रही है ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल में आपने बिजनेस कमेंस करा था, या अगर आपने एक्सटेंशन कराया तो जिस साल में आपने बिजनेस एक्सटेंड करा था तो उस साल की जो भी आपकी मतलब एक्सटेंशन के केस में एक्सटेंशन से रिलेटेड जो भी आपकी वैल्यू ऑफ द ये एसेट्स आ रही है तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोली जाती है। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमें लेना होता है शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग, केवल ये हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें जब ये डिडक्शन लेनी होती है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की डिडक्शन लेने से पहले हमें बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, एंड इसके अलावा कोई और डिडक्शन हमें नहीं मिलती। सेक्शन 35 DDA विच टॉक्स अबाउट अमोर्टाइजेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर कोई भी खर्चा आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के ऊपर कराए तो जितना भी वो खर्चा कराए वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अमोर्टाइज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए का खर्चा करा था अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पे, तो आप 20,000 5 ईयर्स के अंदर अपना अमोर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, अदर डिडक्शन सेक्शन 36 इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं फॉर इंडेमनीफाई फ्रॉम द डैमेज ऑफ द स्टॉक और एनी अदर एसेट, तो उस पर जो भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो वो आपका अलाउएबल डिडक्शन है, आप इसे अपने पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करते टाइम पे लेस कर सकते हैं। प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और उसके लिए प्रीमियम पे करता है तो वो हमारा अलाउएबल डिडक्शन है। बोनस एंड कमीशन, कोई भी बोनस एंड कमीशन जो पे करा जाता है एम्प्लॉयज़ को तो वो हमारा अलाउएबल डिडक्शन है, बट वो एक्चुअली पे करा गया हो पहली बात तो, एंड दूसरा कि वो बोनस और कमीशन इस नेचर में ना हो कि मतलब वो अदरवाइज बाय कि मतलब वो डिविडेंड या प्रॉफिट की तरह बांट जाता है और आपने अब उसे बोनस और कमीशन की तरह बांट दिया। शैल नॉट बी पेबल टू देम एज प्रॉफिट और डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने बिजनेस के लिए कोई भी अगर कैपिटल बोरो करी है तो उसके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो आपका अलाउएबल डिडक्शन है। अब मान लीजिए आपने कोई एसेट परचेज करने के लिए कैपिटल बोरो करी है, तो जिस दिन आपने वो एसेट पुट टू यूज करी उस दिन तक का तो इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज हो जाएगा एसेट की कॉस्ट के अंदर, एंड जिस दिन वो आपकी पुट टू यूज हो गई उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट है वो आपका डिडक्शन मिलेगी एज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 36(1)(3). डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, अब ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं कि जो इशू करे जाते हैं कुछ कम अमाउंट पे एंड उनमें ड्यूरिंग द टेन्योर कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, कोई बेनिफिट उन पर नहीं दिया जाता, एंड जब वो रिडीम होते हैं उस टाइम पे मतलब मान लीजिए वो 50 रुपये पे हमें इशू करे गए एंड 100 रुपये पे वो रिडीम हो रहे हैं एंड ड्यूरिंग द टेन्योर कुछ भी इस पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, तो ये जीरो कूपन बॉन्ड बोले जाते हैं। जीरो कूपन मतलब इन पे इंटरेस्ट जीरो होता है, कूपन रेट कुछ नहीं होता। तो अब जो इसका डिस्काउंट होता है कि लाइक ये 50 पे इशू हुए थे एंड 100 पे ये हमारे रिडीम हो रहे हैं, तो ये जो 50 रुपये का गैप है ये 50 रुपये हम होता है डिस्काउंट।
तो अब इस 50 रुपये को हम किस टाइप से क्लेम करेंगे एज डिडक्शन, तो ओवर अ टेन्योर ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। मान लीजिए जीरो कूपन बॉन्ड हमारे 5 साल के थे, तो 50/5 ये हमारा 10 रुपये पर ईयर हमारा डिडक्शन अलाउ हो जाएगा हमें। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, अगर एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड आर अलाउएबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये जो भी हम कंट्रीब्यूशन करते हैं वो अलाउएबल होता है एम्प्लॉयर को, मतलब वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है उसकी। द ग्रेचुइटी फंड शुड बी सेटल्ड अपॉन अ ट्रस्ट। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड शुड बी अ पीरियडिक पेमेंट, मतलब ये पीरियडिक पेमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लमसम में आपने कोई एडॉक पेमेंट कर दी, इस टाइप से नहीं। अगर आप पीरियडिक पेमेंट कर रहे हैं तो फिर वो, एंड ये एक्सक्लूसिव फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज होना चाहिए। याद रखना रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड और अप्रूव्ड, मतलब ये सब रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड फंड्स के अंदर पेमेंट जो कर रहा है उसकी डिडक्शन मिलती है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम रेफर टू इन 80 CCD, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की पेंशन के लिए कोई अपना कंट्रीब्यूशन करता है अंडर सेक्शन 80 CCD तो वो अलाउ होता है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। तो 10% ऑफ द सैलरी, और सैलरी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स, ठीक है। डिडक्शन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर। सैलरी फॉर दिस पर्पज इंक्लूड DA इफ टर्म्स, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन आप देख लेना एक बार। Amount received by assessee employer as contribution from his employees towards their welfare fund to be allowed only if such amount is credited or not before the due date under the relevant act। अब क्या होता है कि जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, अब यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय अपना, मतलब एम्प्लॉय का भी एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो एम्प्लॉय ने अपना पैसा दिया एम्प्लॉयर को, तो ये इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, ये जो भी एम्प्लॉय अपना पैसा एम्प्लॉयर को देता है कि उसके एम्प्लॉय के फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये एम्प्लॉयर की इनकम बन जाती है। अब ये एम्प्लॉयर को डिडक्शन कब मिलेगी, अगर एम्प्लॉयर उस पैसे को मतलब कंट्रीब्यूट कर देगा, उसे डिपॉजिट कर देगा जिस भी फंड में वो डिपॉजिट करना था बाय द एक्चुअल डेट, जो मतलब उसकी डेट थी डिपॉजिट करने की उस एक्ट के अंदर, ठीक है। ड्यू डेट, द डेट बाय विच द एसेसी रिक्वायर्ड एज एन एम्प्लॉयर टू क्रेडिट सच कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज अकाउंट इन द रेलिवेंट फंड अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ ऑन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अदरवाइज। तो यहाँ पे क्या, जैसे EPF होता है, तो EPF के अंदर हमें विद इन द 15 डेज क्लोज ऑफ द एवरी मंथ से 15 डेज, यानी कि मान लीजिए फेब का है तो 15 मार्च तक आपको कंट्रीब्यूशन करना है। अब जब एम्प्लॉय ने दे दिया तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल बन गया, एंड वो एम्प्लॉय ने 15 मार्च तक कंट्रीब्यूट नहीं करा, क्रेडिट नहीं करा, मान लीजिए 16 मार्च को क्रेडिट कर रहा है, तो अब इस केस में वो यहाँ पे अलाउएबल डिडक्शन नहीं है, एंड एम्प्लॉयर इसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता PGBP के अंदर। एंड यहाँ पे क्लैरिफाई करा गया है कि इन केसेस में 43B कभी भी ये मतलब अप्लाई नहीं होता था, और मतलब ना ही होता और ना ही कभी होता था। 43B क्या बोलता है कि अगर आप ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न से पहले कोई भी ये खर्चा कर देते हैं, मतलब एक्चुअली पे कर देते हैं, एक्चुअली क्रेडिट कर देते हैं, तो आपको एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता है। बट यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो उस स्पेसिफाई एक्ट की जो डेट है, लाइक 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो उस डेट तक अगर आप क्रेडिट करते हैं तभी आपको डिडक्शन अलाउ होगी, अदरवाइज डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। बैड डेप्ट्स, अगर आपके कोई भी बैड डेप्ट्स हो जाते हैं, अगर एक्चुअल में बैड डेप्ट हो जाते हैं तो आपको जो बैड डेप्ट्स होते हैं तो उसका डिडक्शन आपको अलाउ हो जाता है, बट उसकी कंडीशन है कि वो बैड डेप्ट्स कभी प्रीवियस ईयर में आपके इनकम का पार्ट बने होने चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड जो भी थी वो आपका इनकम का पार्ट बना होना चाहिए, और डेप्ट आपका एक्चुअल में बैड डेप्ट आपने मतलब उसे राइट ऑफ कर दिया होना चाहिए, ठीक है। और अगर बाद में मान लीजिए कभी बैड डेप्ट्स की रिकवरी हो जाती है, तो जब भी वो रिकवर होगा उस टाइम पे वो टैक्सेबल हो जाएगा, इवन अगर उस टाइम पे आप वो बिजनेस नहीं भी करते तब भी जब वो रिकवर हुआ वो उस टाइम पे आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सपेंस ऑन द फैमिली प्लानिंग बाय अ कंपनी, तो ये केवल कंपनी के लिए मिलता है। अगर कंपनी कोई खर्चा करती है टू प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग देयर एम्प्लॉयज, तो उस केस में उसे फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो भी वो कैपिटल नेचर का खर्चा करती है तो वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउ हो जाता है, वो उसका डिडक्शन ले सकती है। एंड दिस डिडक्शन इज अलाउएबल ओनली टू कंपनीज। Assessee would be entitled to carry forward and set off the unabsorbed part of the allowance in the same way as unabsorbed depreciation। तो अगर कुछ भी unabsorbed बच जाता है तो उसे unabsorbed depreciation की तरह हम उसे set off and carry forward कर सकते हैं indefinite number of years तक के लिए। डिडक्शन ऑफ द STT, अब जो हमारा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, जो भी हम मतलब सिक्योरिटीज की खरीद बेच करते हैं, शेयर्स की खरीद बेच करते हैं, तो उस पर जो हम STT देते हैं, तो वो जब भी हम अपने PGBP की इनकम निकालते हैं तो उसमें से STT लेस हो जाता है। STT हमारा एक अलाउएबल डिडक्शन है। एंड सेम CTT, अगर मान लीजिए कोई आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स वगैरह खरीदते हैं तो उस पर आप जो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं तो वो भी आपका एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएगा।
अब ये सेक्शन 37 में हमें बताता है रेजिडरी एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमारे 30 to 36 कहीं कवर नहीं हुए वो 37 के अंदर रेजिडरी सेक्शन है कि अगर कोई भी एक्सपेंस हमारा रिलेटेड टू बिजनेस है तो हमें यहाँ पे एक्सपेंस क्लेम हो जाता है, मतलब हम उसे एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस प्रोफेशन ऑफ वोकेशन, कोई भी टाइप के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आपने इनकर करे हो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ऑफ वोकेशन, तो वो आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर्स हैं। बिजनेस एक्सपेंडिचर इज अलाउेबल बट नॉट द बिजनेस लॉसेज। अब मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉई आपका कोई कैश चुरा लिया, एम्बेजलमेंट हो गया, थेफ्ट हो गया, तो ये अलाउ नहीं होंगे, केवल जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स हैं वो अलाउ होंगे। कंडीशन क्या है अलाउंस की? द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन 30 to 36, मतलब 30 to 36 के अंदर वो स्पेसिफाई नहीं करा होना चाहिए, मतलब रेजिडरी क्लॉज के अंदर तभी आएगा। इट शुड हैव बीन इनकर्ड बाय द एसएससी इन द अकाउंटिंग ईयर, एसएससी ने एक्चुअली वो इनकर करा हो। इट शुड बी इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी, वो बिजनेस के रिलेटेड हो। इट मस्ट हैव बीन इनकर्ड आफ्टर द बिजनेस वाज सेटअप, मतलब ये कोई भी हमारा पहले का एक्सपेंस यहाँ पे हम क्लेम नहीं कर सकते, ये बिजनेस सेटअप होने के बाद का ही एक्सपेंस हो हमारा। इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ एनी पर्सनल एक्सपेंसेस, ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे अलाउ नहीं होते। इट शुड हैव बीन लेड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ सच बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए आपने एक्सपेंस करे हो। इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि आपके रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होने चाहिए। एंड द एक्सपेंडिचर शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर एनी पर्पज व्हिच इज ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, यानी कि मतलब कोई एक्सपेंडिचर जो कि आपका ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उसके लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर करा तो वह अलाउ नहीं होगा। लाइक अगर मान लीजिए आप डॉक्टर्स को कोई फ्रीबीज देते हैं तो वो डॉक्टर्स को लेना अलाउ नहीं है, वो डॉक्टर मतलब प्रोहिबिट करा गया है, डॉक्टर्स ऐसे कोई फ्रीबीज वगैरह नहीं ले सकते। एंड आपने अगर वो दे दिया तो हम उसे मानेंगे कि वो आपने ऑफेंस कराया या प्रोहिबिशन बाय लॉ के तहत दिया है, तो उसकी एक्सपेंडिचर्स आपको अलाउ नहीं होंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कोई भी आप अपना एक्सपेंस करते हैं कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए तो वो आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। एंड अगर इन द केस ऑफ फर्म, अगर फर्म किसी पार्टनर का कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो जो वो उसका प्रीमियम पे करेगी वो भी अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या बताता है? द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड्स दैट एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर एनी पर्पस व्हिच इज एन ऑफेंस और व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, यानी कि ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ या ऑफेंस क्या है वो बताया गया एक्सप्लेनेशन 3 में। शैल इंक्लूड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज बीन इंक्लूडेड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर एनी पर्पस व्हिच इज एन ऑफेंस अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि ऑफेंस है या तो इंडिया के लॉ में या इंडिया के बाहर के किसी भी लॉ में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो वो उस टाइप के जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो आपके अलाउेबल नहीं होंगे। और टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इन व्हाटएवर फॉर्म टू अ पर्सन whether or not carrying on a business or exercising a profession and acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law or rule of regulation as the case may be। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको डॉक्टर के केस में बताया कि डॉक्टर के जो मतलब डॉक्टर्स के लिए जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उसके अंदर लिखा गया है कि उन्हें फ्रीबीज लेना अलाउ नहीं है, तो वो मतलब वायलेशन है। तो अगर मान लीजिए अब डॉक्टर को फ्रीबीज लेना अलाउ नहीं है बट आपने किसी डॉक्टर को फ्रीबीज दे दी, तो जो आपने फ्रीबीज दे दी तो ये हम मानेंगे कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ था और ये ऑफेंस था, तो इसके लिए ये आपके मतलब आपका जो डिडक्शन आपका जो एक्सपेंडिचर है अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है। और अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं टू कंपाउंड एन ऑफेंस तो वह भी आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। डिसअलाउंस ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर, अगर आप सीएसआर के लिए कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो वो डिसअलाउ होगा, वो आपको अलाउ नहीं होगा फ्रॉम द पीजीबीपी। एडवर्टीजमेंट इन सुवेनियर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप अपना कोई एडवर्टीजमेंट निकालते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की मैगजीन्स वगैरह में तो उसके लिए जो आप एक्सपेंस करेंगे एक्सपेंडिचर करेंगे वो आपका अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं है एंड वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा जब पीजीबीपी की आप इनकम कंप्यूट करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से इनएडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 40, अब ये इसके बाद का हम पढ़ेंगे अपने पार्ट बी के अंदर। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि अभी तक हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है इस सब के क्वेश्चंस, टेस्ट नॉलेज, इलस्ट्रेशन एक बार आपको खुद से सॉल्व करना है एंड एक बार ये कंसेप्ट की वीडियो आपको अच्छी तरीके से देखनी है जिससे कि यहाँ तक के कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। इसके बाद अगर मैं आपको अभी ये सारा एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग आप इतना एक बार पढ़ लीजिए, इसके क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिए एंड कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, प्लीज वॉच द वीडियो, share it with your friends, like the video, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you, goodbye, signing off.